Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to रमा लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो 15 दिसंबर को होने वाला है, राइट। आप लोगों की तैयारी आई होप अच्छी चल रही हो। आज से हम सीटेट साइंस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने साइंस के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करा था। आज के क्लास में हम जो रिसेंटली आपका जुलाई में पेपर हुआ उस पेपर के साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो भी वहाँ पे साइंस के 30 क्वेश्चन बने हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज के क्लास में। देखिए, कोई भी तैयारी शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रीवियस यानी कि लास्ट पेपर जो आया था आपका, वो पूरा पेपर कैसा बना था, उसके पैटर्न कैसे थे, एनसीईआरटी से, पेडागोजी से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। आज के क्लास में हम उस पेपर को डिटेल में एनालाइज करते हुए ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कशन ऑन सोशियो साइंटिफिक इश्यूज इन क्लास हेल्प्स इन, यानी कि जो सोशियो साइंटिफिक यानी कि सामाजिक वैज्ञानिक मामले जो होते हैं उनकी परिचर्चा कक्षा में कैसे सहायता करती है। ओके, चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। बात करें सोशियो साइंटिफिक इश्यू की, तो यहाँ से आपके साइंस के पेडागोजी में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। जो सामाजिक वैज्ञानिक मामले होते हैं वो जटिल होते हैं। वास्तविक दुनिया की जो समस्याएं होती है उनमें वैज्ञानिक और सामाजिक दोनों पहलू शामिल हैं, राइट। तो ये मामले वैज्ञानिक सिद्धांत पे, शोध पे और समझ पे आधारित होते हैं। तो उन्हें संबोधित करने के लिए, हल करने के लिए अक्सर जो वैज्ञानिक ज्ञान होती है उनकी आवश्यकता होती है। ये सब आपके सोशियो साइंटिफिक इश्यू में आते हैं। हम जब पेडागोजी का क्लास करेंगे तो वहाँ हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा दे रखा, डेवलपिंग आर्गुमेंटेटिव स्किल्स इन लर्नर। ये बात आपका बिल्कुल सही है कि अधिगमकर्ताओं में तर्क संगत कौशल का विकास करने में। अगर सामाजिक वैज्ञानिक मामलों पर हम चर्चा करेंगे और बच्चे उनमें भाग लेंगे तो उनमें तर्क करने की और अपने दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने को सीखने में उनको मदद मिलेगी। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि डेवलपिंग आर्गुमेंटेटिव स्किल्स इन लर्नर। ऑप्शन नंबर बी दे रखा, डेवलपिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑन एन इश्यू। ये बात भी आपका बिल्कुल सही है कि किसी मामले पर बहु परिप्रेक्ष्यों का विकास करने में। देखिए, अगर ये चर्चाएं छात्रों में विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराती है। अगर आप यहाँ पे दे रखा है कि जो सोशियो साइंटिफिक इश्यू है ये क्लास में कैसे हेल्प करेगा, तो आप अगर उनमें आर्गुमेंटेटिव स्किल्स लर्नर में डेवलप करते हैं यानी कि तर्क संगत कौशल का विकास करते हैं तो भी ये सोशियो साइंटिफिक इश्यू क्लास में हेल्पफुल रहेगा। अगर आप उनमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव, यानी कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव का मतलब होता है बहुपरिप्रेक्ष्य, तो किसी भी मामले पर आप उनमें बहुपरिप्रेक्ष्य का विकास करने की कोशिश करते हैं बच्चों में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो ये जो चर्चाएं होगी तो छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराएगी, तो उन्हें किसी भी विषय के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करेगी, राइट। तो ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा कि इनकरेजिंग सिटीजन साइंस एक्टिविटीज़। ये बात भी आपका कक्षा में मदद करेगा कि नागरिक जो हैं वो विज्ञान संबंधी गतिविधि को प्रेरित करेंगे। तो देखिए, सोशियो साइंटिफिक इश्यू जो होता है वो सिटीजन को इंक्रीज करने में साइंस के एक्टिविटीज के प्रति, यानी कि नागरिक विज्ञान संबंधी गतिविधि को प्रेरित करने में, अगर हम इन मामलों पर, सोशियो साइंटिफिक इश्यू के मामलों पर चर्चा करते हैं तो छात्रों को विज्ञान से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उनमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, यानी कि इनकरेज किया जा सकता है। और जो समुदाय के लिए, यानी कि जो सिटीजन हैं हमारे, उनके लिए अगर हम बच्चों को प्रेरित करेंगे साइंस से संबंधित जितनी भी गतिविधि उनमें भाग लेने के लिए, तो उससे समुदाय के लिए भी, यानी कि सिटीजन के लिए भी लाभकारी होगी। तो सोशियो साइंटिफिक इश्यू हमारा इस बात मामले में भी सही है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा दे रखा, अप्रिसिएटिंग द रोल ऑफ सोसाइटी इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस। अगर हम बात करें कि विज्ञान के विकास में समाज की भूमिका के महत्व को स्वीकार करना, देखिए ये बात भी अपने आप में थोड़ी बहुत सही है, बट यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो दे रखा उसमें पूछा है कि कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा करने में सहायता करेगी। तो यहाँ पे आपका दे रखा कि अप्रिसिएटिंग द रोल ऑफ सोसाइटी इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि विज्ञान के विकास में समाज की भूमिका के महत्व को स्वीकार करना भी सही है, परंतु यह समाज और विज्ञान के बीच के संबंधों को समझने के बारे में अधिक है, राइट। यहाँ पे कक्षा के बारे में पूछा गया आपके क्वेश्चन में। तो अगर हम बात करें समाज और विज्ञान के बीच के संबंधों को समझने के लिए, तब सही है ये कि जो व्यापक है और हमेशा ऐसी चर्चाओं का जो प्रत्यक्ष केंद्र है वो नहीं होता है। तो ये आपका समाज और सोसाइटी के बीच की बात है, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। यहाँ पे आपका ए, बी और सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा इन क्लास। तो पेडागोजी का क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ करके समझ के तब करना है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, जिसका सही आंसर होगा ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा,
देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ओके। बी दे रखा हमारा एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, और सी दे रखा लाइम वाटर टर्न्स मिल्की अनपासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और डी दे रखा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर इफ ऑब्जर्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ एंड इन्फरेंस बाई आई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। देखिए बात करें हम ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस की, तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, तो ऑब्जर्वेशन जो होता है ना वो डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंसेस का होता है या फिर मेजरमेंट का होता है। यानी कि ऑब्जर्वेशन जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप डायरेक्ट जो भी आपको दिख रही है, जो चीज़ें आपको दिख रही है, जो भी आपके सामने चल रही है, जो आप देखेंगे सामने, जो भी डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंस आपने किया, मेजरमेंट आपने किया, वो है आपका ऑब्जर्वेशन। लेकिन इन्फरेंस जो होता है, इन्फरेंस लॉजिकल होता है, यानी कि उसका कॉन्क्लूजन्स ड्रॉन होता है, मतलब जो भी आप ऑब्जर्वेशन से कॉन्क्लूजन निकालते हैं वही होता है आपका इन्फरेंस, यानी कि जो रिजल्ट आया ऑब्जर्वेशन से वो आपका इन्फरेंस हो जाता है। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है, पेडागोजी में आपका क्वेश्चन इन्फरेंस और ऑब्जर्वेशन से भी देखने को मिलता है। तो जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी आपको दिख रही है, चल रही है, मेजरमेंट कर रहे हैं, आप सेंसरी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो ऑब्जर्वेशन है। और इन्फरेंस आपका लॉजिकल कंक्लूजन जो निकला है ऑब्जर्वेशन से वही आपका इन्फरेंस हो जाता है। सो आई होप आप लोग ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस समझ गए होंगे। सो देखिए यहाँ पे आपका स्टेटमेंट ए दे रखा, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। यहाँ पे देखिए सिंपल सा इन्फरेंस दे रखा, कैसे, तो ये इन्फरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जनरल कंक्लूजन जो निकला है वो वेरियस केमिकल रिएक्शन और मेटल ऑक्साइड के प्रॉपर्टीज के बेस पर डायरेक्ट यहाँ पे कंक्लूजन निकल गया, यानी कि जनरल कंक्लूजन निकला है कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, राइट। तो ये आपका इन्फरेंस हो जाएगा। इन्फरेंस क्या हमने समझा कि जो ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट आया वही आपका इन्फरेंस। बात करें बी स्टेटमेंट की, तो एयर एक्सपांशन हीटिंग, यहाँ पे देखिए दे रखा एयर एक्सपांशन हीटिंग, ये भी आपका इन्फरेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉन हो चुका है ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ गैसेस से, यानी कि जब गैसेस जब हीट होते हैं तो उनका जो बिहेवियर वहाँ पे दर्शाया गया है, उस ऑब्जर्वेशन से यहाँ पे कंक्लूजन निकला है, इसीलिए हमें पता चला है कि जो एयर है वो एक्सपांड्स हो जाते हैं हीट करने पे, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो गर्म करने पर जो हवा है वो फैलती है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जब आप हीट करेंगे तो ये आपका साफ साफ पता चल रहा है कि अनुमान है, क्योंकि ये गर्म करने पर गैसों के व्यवहार के अवलोकन से निकाला गया निष्कर्ष है। तो ये भी आपका इन्फरेंस यानी कि निष्कर्ष हो जाएगा। और ए हमने समझा कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, तो ये भी आपका इन्फरेंस है कि धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो प्रकृति में क्षारीय होते हैं, ये एक अनुमान है यानी कि इन्फरेंस है। क्योंकि जो धातु ऑक्साइड की विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और गुण हैं, उन्हीं के आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष निकला है। बात करें स्टेटमेंट सी की, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो आपका दे रखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गुजारने पर चूने का जो पानी है वो दूधिया हो जाता है, ये आपका ऑब्जर्वेशन है, राइट। क्योंकि यहाँ पे आप प्रयोग के दौरान देखेंगे कि प्रत्यक्ष जो संवेदी अनुभव है उसका वर्णन जो यहाँ पे हो रहा है उसको आप प्रयोग के दौरान साफ साफ देखेंगे कि जो चूने का पानी है वो दूधिया हो गया, ये एक प्रयोग के दौरान आप देखेंगे। तो जो देख रहे हैं आप प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहे हैं वो आपका ऑब्जर्वेशन। स्टेटमेंट सी हमारा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। स्टेटमेंट डी की बात करें तो स्टेटमेंट डी दे रखा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर, तो यहाँ पे आपका इन्फरेंस हो जाएगा। क्यों इन्फरेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन से निकली हुई ये प्रक्रिया है, यानी कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंक्लूजन डिराइव हुआ है ऑब्जर्वेशन से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ऑब्जर्वेशन से बिटवीन एन एसिड एंड बेस, राइट। मतलब कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये अनुमान यानी कि इन्फरेंस है, क्योंकि एक अम्ल यानी कि एसिड और एक क्षार यानी कि बेस के बीच की उदासीनीकरण अभिक्रिया के अवलोकन से प्राप्त हुआ निष्कर्ष है, यानी कि इन्फरेंस है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये इन्फरेंस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज यानी कि उदासीन कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट ए, बी और डी इन्फरेंस है और स्टेटमेंट सी जो है हमारा वो ऑब्जर्वेशन है। सो चलिए ऑप्शन चेक करेंगे। यहाँ पे आपका दे रखा है इफ ऑब्जर्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ एंड इन्फरेंस बाय आई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन जो था हमारा वो सी था, स्टेटमेंट सी हमारा ऑब्जर्वेशन था, बाकी स्टेटमेंट ए, बी और डी हमारा इन्फरेंस था। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज
An object floats with 1/4 part of its volume outside the liquid when put in liquid A and 3/4 part of its volume outside the liquid when put in liquid B. Which of the following statements is true? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठा के पूछा गया जुलाई वाले पेपर में कि यहाँ पे हम लोग जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो चैप्टर वाइज, तो इस चैप्टर को भी हम कवर करेंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो आपके लिक्विड ए में 1/4 भाग तैरता हुआ वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ओके, और लिक्विड बी में आपको उसका 3/4 भाग जो है वो आपको दिखाई दे रहा है तैरता हुआ, राइट। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो लिक्विड बी है यहाँ ऑब्जेक्ट ऊपर तैर रहा 3/4 भाग का। इट मीन्स यहाँ पे जो पानी की यानी कि जो लिक्विड की डेंसिटी है वो ज़्यादा है, तभी वहाँ पे ऑब्जेक्ट डूबा नहीं है, उसका 3/4 भाग आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये आपका लिक्विड बी जो है इसकी पानी की डेंसिटी लिक्विड ए की अपेक्षा ज़्यादा है। लिक्विड ए में आपको मात्र 1/4 भाग ही देखने को मिल रहा है, बट लिक्विड बी में आपको 3/4 भाग देखने को मिल रहा है। इट मीन्स लिक्विड बी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है उसका 3/4 भाग ऊपर तैर रहा है। इट मीन्स पानी की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है और लिक्विड ए में पानी की जो डेंसिटी है वो कम है, राइट। सो चलिए ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए, यानी कि जो लिक्विड बी का डेंसिटी है वो लिक्विड ए के डेंसिटी की अपेक्षा ज़्यादा है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसको हम लोग कल से जब क्लास करेंगे रेगुलर तो डिटेल वाइज तो वहाँ हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ओके। सो चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ आपका हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए। ये आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे हिंदी में वही दे रखा क्वेश्चन आपका कि एक वस्तु को जब द्रव ए में डाला जाता है तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन के 1/4 भाग के साथ तैरती है, तथा जब द्रव बी में डाला जाता है तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन के 3/4 भाग के साथ तैरती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो आपके जो लिक्विड बी है उसमें जब डाला जाता है तो 3/4 भाग और लिक्विड ए में तो 1/4 भाग दिखती है। इट मीन्स जो लिक्विड बी है यानी कि द्रव बी है उसका घनत्व यानी कि जो डेंसिटी है वो द्रव ए की घनत्व से अधिक है, यानी कि द्रव ए के डेंसिटी से अधिक है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। देखिए आपके साइंस के पेडागोजी में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से भी बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो रेफर करता है सिस्टमेटिक और मैथोडिकल प्रोसेस को एक्सप्लोर करने के लिए, नेचुरल फिनोमेना, नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, क्वेश्चन आंसर करने के लिए, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है उसके थ्रू जो क्वेश्चन आंसर निकले उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, सब आपका जो एक्सपेरिमेंटेशन होता है, एनालिसिस होता है, ये सब आपका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। तो यहाँ पे दे रखा कि कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो चलिए चेक करते हैं। ए दे रखा रिजल्ट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोसीजर। ये बात आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ पे दे रखा कि रिजल्ट इन्फ्लुएंस नहीं होते प्रोसीजर के द्वारा, बिल्कुल इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा अगर आप देखेंगे कि थोड़ा सा अगर चेंज हो गया प्रोसीजर में तो जो रिजल्ट है वो डिफरेंट दे देगा, यानी कि थोड़ा सा चेंजिंग की वजह से रिजल्ट आपको डिफरेंट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको अफेक्ट करेगा मैथोडोलॉजी में इन्वेस्टिगेशन के, प्रोसीजर में इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट जो है वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करेगा, राइट। सो ये आपका बिल्कुल गलत है। बी दे रखा सोशल कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस कंक्लूजन्स इन एनी इन्वेस्टिगेशन। बात बिल्कुल सही है कि जो सोशल कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं कंक्लूजन्स को किसी भी इन्वेस्टिगेशंस में, राइट। तो ये बात आपका बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि अगर मान लीजिए आप कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो जिसमें आपका साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट होता है, इंक्लूडिंग सोशल हो गया, कल्चरल हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, तो ये सब इन्फ्लुएंस करेंगे कि कंक्लूजन्स कैसे ड्रॉन हुआ है, कंक्लूजन्स कैसे निकला है, उस पर इन्फ्लुएंस करेंगे ये। तो ये बात आपका बिल्कुल सही है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है कंक्लूजन्स इन एनी इन्वेस्टिगेशन, ओके। सो ए हमारा इनकरेक्ट है, बी हमारा करेक्ट है, सी चेक करते हैं। सी दे रखा डेटा एंड एविडेंस आर सेम। ये बात भी आपका बिल्कुल गलत है। देखिए ये जरूरी नहीं कि डेटा और एविडेंस सेम होंगे, क्योंकि जब जो भी आप डाटा जो रेफर करते हो रॉ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें जो एविडेंस होते हैं आपको देखने को मिलेगा कि जो डाटा और एविडेंस होते हैं ना वो इन्वॉल्व होते हैं इंटरप्रिटेशन में डेटा के सपोर्ट करने के लिए, हाइपोथेसिस जो भी आपने कल्पनाएं बनाई, जो भी रेफ्यूट किया, तो उनके सपोर्ट में जो डेटा और एविडेंस है तो वो अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सी दे रखा, बात करें डी की तो डी दे रखा देयर इज नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड। ये बात आपका बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स होते हैं साइंटिफिक मेथड में, राइट।
सो जो भी अप्रोच, जो भी मैथोडोलॉजी वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द फील्ड ऑफ स्टडी और द स्पेसिफिक नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, राइट। सो आप अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि देयर इज नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड, क्योंकि वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो भी अप्रोच, जो भी मैथोडोलॉजी आप वेरी कर रहे हो डिपेंडिंग ऑन द फील्ड ऑफ स्टडी, यानी कि जिस भी फील्ड पे आप स्टडी कर रहे हो, जो भी अप्रोच, जो भी मैथोडोलॉजी लगा रहे हो, मतलब जिस भी नेचर पे, जिस स्पेसिफिक नेचर पे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, उस फील्ड पे आप स्टडी कर रहे हो, तो उसका अलग अप्रोच, उसका अलग मैथोडोलॉजी है, राइट। तो यहाँ पे कोई यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड नहीं है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट दे रखा कि देयर इज नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड। सो चलिए चेक करते हैं, ए हमारा सही था, नहीं ए हमारा गलत था। रिजल्ट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड दे रखा, यहाँ पे इन्फ्लुएंस्ड होता तो सही हो जाता, नॉट है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ए हमारा गलत था, बी हमारा सही था, डी हमारा डेटा एंड एविडेंस आर सेम, ये बात बिल्कुल गलत है। देयर इज नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड, ये बात आपका बिल्कुल सही है। चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना, हम पेडागोजी की क्लास करेंगे तो वहाँ डिटेल में साइंटिफिक मेथड को समझेंगे। ओके, सो आवर करेक्ट आंसर इज बी एंड डी। सो चलिए ऑप्शन चेक करेंगे, बी और डी, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा बी एंड डी, सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपको हिंदी में वही चीज़ दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान अन्वेषण के बारे में सही है। तो परिणाम क्रिया विधि द्वारा प्रभावित नहीं होते, प्रभावित होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। किसी अनुसंधान या अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं, बात बिल्कुल सही है। संदर्भ की बात तो बिल्कुल सही है यहाँ पे कि सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं। बात करें सी, तो डेटा और साक्ष्य यानी कि आंकड़े और साक्ष्य यानी कि प्रमाण समान होते हैं, समान नहीं होते, हम समान नहीं कह सकते। हर चीज़ में आंकड़े आपके अलग निकलेंगे, समान तो निकलेंगे नहीं। बात करें डी की, कोई भी सार्वभौमिक यानी कि सर्वव्यापी वैज्ञानिक विधि नहीं है, ये बात आपका बिल्कुल सही है कि कोई भी सर्वव्यापी वैज्ञानिक विधि नहीं है। सब जिस भी नेचर पे, जिस स्पेसिफिक नेचर पे आप, जिस फील्ड पे आप स्टडी कर रहे हो, जिस स्पेसिफिक नेचर पे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, उस पे अप्रोच, उस पे मैथोडोलॉजी डिपेंड करता है, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे ए और बी और डी हमारा सही था, ए सी गलत था, राइट। हमारा ए और सी गलत था, बी और डी सही था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बना था। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। चलिए चेक करते हैं। स्टेटमेंट ए दे रखा, सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ये बात आपका बिल्कुल गलत है। देखिए ये आपका रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से क्वेश्चन बना है, हर बार वहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है साइंस के पेपर में, राइट। सो यहाँ पे देखिए रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के सेल्फ पॉलिनेशन की अगर हम बात करें, जिसको हम हिंदी में स्वपरागण कहते हैं, स्वपरागण, ओके, स्वपरागण कहते हैं हम हिंदी में इसको आप समझेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन तब होता है जब एक फूल जो होता है, तो फूल के पराग कोश यानी कि नर भाग, जिसको हम जो मेल का भाग होता है, पराग कोश से जो पराग होता है, उसी फूल के वर्तिकाग्र यानी कि मादा भाग, या मतलब कि फीमेल वाले पार्ट पे, या फिर उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होता है। यानी कि देखिए स्वपरागण जिसमें आप देखेंगे कि एंथर और स्टिग्मा होता है, राइट। तो जो आप सेल्फ पॉलिनेशन में आपको देखने को मिलेगा कि जो पुलेन होता है फ्रॉम द एंथर यानी कि मेल पार्ट से फ्लावर के ट्रांसफर हो जाता है स्टिग्मा यानी कि फीमेल पार्ट में, सेम फ्लावर के या फिर दूसरे फ्लावर के ऑन द सेम प्लांट, मतलब उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे। मान लीजिए फ्लावर है, राइट, तो जो फ्लावर है इसका जो एंथर है यानी कि जो मेल पार्ट है, वो फ्लावर में ट्रांसफर हो जाएगा स्टिग्मा यानी कि फीमेल पार्ट में, राइट, ऑफ द सेम प्लांट यानी कि सेम प्लांट के। और अगर आप बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर पे या फिर अनदर फ्लावर, इसी पर से जो दूसरा फ्लावर है, मतलब सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पर भी ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इसी को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ये जनरली हैपन होता है बाइसेक्सुअल यानी कि हर्माफ्रोडिटिक फ्लावर्स में, जो कि कंटेन करता है बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, तो आपको समझ में आ गया हो कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है यानी कि स्वपरागण होता है, यह तब होता है जब एक फूल के पराग कोश यानी कि नर भाग से पराग उसी फूल के जो वर्तिकाग्र होता है यानी कि मादा भाग, या उसी पौधे के यानी कि सेम प्लांट के दूसरे फूल, मान लीजिए 2 फूल निकला यहाँ पे एक ही पेड़ से, तो एक ही प्लांट के 2 फूल मतलब उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होता है, तो उसी को हम सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण कहते हैं। आमतौर पे ये किसमें, द्विलिंगी फूलों में होता है। द्विलिंगी फूलों में आमतौर पे स्वपरागण होता है, जिनमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। ओके, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात करें हम
यहाँ पे दे रखा आगे आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कैन पॉलिनेट बोथ बाई सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम बाइसेक्सुअल की बात करें तो देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर यहाँ पे ये आपका बिल्कुल सही है। सेल्फ पॉलिनेशन हमने समझा, पहले हम समझते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के साथ साथ क्रॉस पॉलिनेशन भी, वैसे हम चैप्टर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की तो ये इन्वॉल्व होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर से स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑन ए डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। यानी कि आप समझेंगे यहाँ पे कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं दोनों पे, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पे। कैसे? तो अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन जिसको हम हिंदी में पर परागण कहते हैं, उसमें जो एक फूल होता है, ओके, एक फूल होता है तो उसके पराग को उसी प्रजाति के अलग पौधे, मान लीजिए एक पौधा एक और पौधा यहाँ पे, तो अलग पौधे पे, ओके, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है सेल्फ पॉलिनेशन में सेम पौधा था बट इसमें अलग पौधे के फूल के वर्तिकाग्र में, जो वर्तिकाग्र होता है यानी कि मादा भाग होता है, उसमें स्थानांतरित करना शामिल है, राइट, उसमें स्थानांतरित करना शामिल है। जैसे कि द्विलिंगी जो फूल होते हैं वो स्वपरागण और परपरागण दोनों में भाग ले सकते हैं, ओके। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, बाकी इसको हम लोग डिटेल में जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो सॉल्व करेंगे। अब हम इसको समझते हैं स्टेटमेंट को, जो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट दे रखा, ए स्टेटमेंट दे रखा कि सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, ओनली, इसी से आपका गलत हो जाएगा कि स्वपरागण केवल द्विलिंगी फूलों में होता है। ये कथन आपका गलत है। क्यों गलत है? कि स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन द्विलिंगी फूलों में जिनमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं, और एक लिंगी फूलों में यानी कि एक लिंगी पौधों में हो सकता है, ओके, जहां नर और मादा फूल एक ही पौधे पर होते हैं। अभी अभी हमने समझा कि नर और मादा एक ही फूल पर, ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जहां नर और मादा फूल जो होते हैं वो एक ही पौधे पर होते हैं, जैसे आपका मक्का हो गया। इसलिए यह कहना गलत है कि जो स्वपरागण है वो केवल द्विलिंगी फूलों में होता है, ओके। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्वपरागण आमतौर पर तो द्विलिंगी फूलों में यानी कि उभयलिंगी फूलों में होता है, पर केवल हम नहीं कह सकते, ये आप लोगों को एक लिंगी पौधों में भी देखने को मिलता है। अभी अभी हमने समझा कि एक लिंगी फूल यानी कि एक लिंगी पौधे, जैसे कि नर और मादा फूल एक ही पौधे पर होते हैं, जैसे मक्का हो गया, तो ये आपका स्वपरागण है। तो केवल द्विलिंगी फूलों में होता है ये हम नहीं कह सकते, तो स्टेटमेंट ए हमारा गलत है। दूसरा हमारा दे रखा है स्टेटमेंट बी, द्विलिंगी फूल की बात कर रहा है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कैन पॉलिनेट बोथ बाई सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ये अभी अभी हमने समझा कि जो बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी फूल होते हैं वो आपका, अभी अभी हमने समझा ना कि द्विलिंगी फूल जो होते हैं वो स्वपरागण और परपरागण दोनों में भाग ले सकते हैं, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों में भाग ले सकते हैं। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। द्विलिंगी फूलों में जो नर और मादा यानी कि जो फीमेल और मेल होते हैं, मेल और फीमेल दोनों भाग होते हैं, ओके, मेल और फीमेल दोनों भाग होते हैं, जो उन्हें स्वपरागण और परपरागण दोनों में भाग लेने की अनुमति देते हैं, ओके। सो हमारा स्टेटमेंट ए गलत है, स्टेटमेंट बी सही है। तो चलिए चेक करते हैं ऑप्शन, यहाँ पे देखते हैं कि ए किस में गलत है और बी किस में सही। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वही सही हो जाएगा, ए इज़ फॉल्स एंड बी इज़ ट्रू। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ईच आर ट्रू रिगार्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपका इन्वॉल्व होता है कलेक्ट करने में और स्टोर करने में रेन वाटर को फ्यूचर के लिए, राइट। सो ये आपका बेनिफिट होता है किसमें, तो वाटर कंजर्वेशन में, फ्लडिंग के रिस्क को रोकने में और इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करने में। सो यहाँ पे वही पूछ रखा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो चलिए चेक करते हैं। ए दे रखा इट कंजर्व्स ग्राउंड वाटर, बात बिल्कुल सही है कि ये आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो हेल्प करता है ग्राउंड वाटर के लेवल को रिचार्ज करने में बाय अलाउइंग रेन वाटर टू पर्कुलेट इनटू द ग्राउंड, राइट। सो ये आपका सही है। बी दे रखा इट रिड्यूसेस लोकल फ्लडिंग, ये बात भी बिल्कुल सही है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, रेन वाटर को स्टोर कर लेता है, राइट। तो इससे जो फ्लडिंग है, जो फ्लडिंग का रिस्क है, तो वो आपको लोकल फ्लडिंग और उससे रिस्क जो देखने को मिलेगा, फ्लडिंग का रिस्क, वो आपको रिड्यूस होता हुआ, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर का रन ऑफ जो होता है, फ्लडिंग का रिस्क होता है, वो आप लोगों को रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा, राइट। सो ये आपका बिल्कुल सही है। सी दे रखा
इट क्रिएट्स ड्रेनियस प्रॉब्लम्स। ये बात आपका बिल्कुल गलत है कि ये ड्रेनियस प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है वो रिड्यूस करता है, क्रिएट नहीं करता। वो रिड्यूस करता है यानी कि कम करता है ड्रेनेज के प्रॉब्लम को बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, राइट। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन गलत है कि क्रिएट करता है, यहाँ रिड्यूस होता तो सही हो जाता। ओके, डी दे रखा इट कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स। ये बात आपका बिल्कुल सही है कि ये आपका जो मतलब रेन वाटर जो है उसको स्टोर किया जाता है, जो कि आपको वेरियस पर्पस में, जैसे इरिगेशन हो गया, रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन द अदर वाटर सोर्सेज, तो इन सब में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो सहायता करता है। सो इरिगेशन ऑफ क्रॉप में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का महत्वपूर्ण रोल है। सो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत था? ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट सी आपका गलत था, इट क्रिएट्स ड्रेनियस प्रॉब्लम। यहाँ पे अगर रिड्यूसेस देता तो सही हो जाता। सो स्टेटमेंट सी आपका गलत है। ए सही है, इट कंजर्व्स ग्राउंड वाटर। बी सही है, इट रिड्यूसेस लोकल फ्लडिंग, यानी कि लोकल फ्लडिंग को ये कम करता है। जब हम वाटर को इकट्ठा कर लेते हैं तो पानी का जो जमाव होता है वो कम हो जाता है, कम देखने को मिलता है, तो फ्लडिंग जो होते हैं लोकल उसको रोका जा सकता है। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। जब हम रेन वाटर को कलेक्ट करके रखते हैं तो पानी की कमी होती है, तो क्रॉप के इरिगेशन में वो पानी लग जाता है, उसकी कमी को दूर किया जा सकता है, पानी की कमी को, राइट। तो यहाँ पे आपका ए, बी और डी सही है। चलिए चेक करते हैं, आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और डी। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वही चीज़ यहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्षा जल संरक्षण के बारे में सही है? ए स्टेटमेंट दे रखा यह भूजल का संरक्षण करता है, बात बिल्कुल सही है। बी दे रखा यह स्थानीय आप्लवान को कम करता है, बात बिल्कुल सही है। सी दे रखा यह जल निकास संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है, ये बात आपका बिल्कुल गलत है। संबंधी समस्याओं को उत्पन्न नहीं करता, रोकता है, राइट। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो गलत है। डी दे रखा इसका उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो सी आपका उत्पन्न नहीं, यहाँ पे कम करता है होना चाहिए, जल निकास संबंधी समस्याओं को कम करता है, राइट। तो उत्पन्न दे रखा, इसलिए आपका सी गलत हो जाएगा, ए, बी और डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन एंड फ्लो ऑफ विंड्स ऑन द अर्थ, यानी कि जो किस इनमें से कौन से जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं जनरेशन यानी कि जो विंड है उसके बहाव के लिए, उसके फ्लो के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है, चलिए चेक करते हैं ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा कि कौन से कारक हैं जो पृथ्वी पर पवनों की उत्पत्ति एवं बहाव के लिए उत्तरदायी है, राइट। सो ए स्टेटमेंट दे रखा अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, ये बात आपका बिल्कुल सही है। देखिए जो अर्थ होता है ना वो रिसीव करता है डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सोलर रेडिएशन और एट डिफरेंट लैटिट्यूड, जैसे कि हम सभी को पता है, क्योंकि उसका जो स्फेरिकल शेप होता है और एक्सियल होता है वो टिल्ट होता है, राइट। सो और इक्वेटोरियल जो रीजन्स होते हैं वो रिसीव करते हैं मोर डायरेक्ट सनलाइट ईयर राउंड, लीडिंग टू हायर टेम्परेचर कंपेयर टू द पोल्स, राइट। और अगर हम उसके तीसरे रीजन की बात करें तो जो अनइवन हीटिंग होता है वो क्रिएट करता है डिफरेंस प्रेशर्स, ओके। तो एज जो एयर होते हैं वो वार्म हो जाते हैं, राइजेस हो जाते हैं एट द इक्वेटर, और कोल्ड हो जाते हैं, एयर सिंक एट द पोल्स, राइट। तो ये सेटिंग अप जो है सर्कुलेशन पैटर्न को, उसको हम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कहते हैं, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा और इसमें भी हम पढ़ेंगे उस चैप्टर में। तो ये अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ जो है ये बात आपका बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट बी की, तो स्टेटमेंट ए तो हमारा सही है, स्टेटमेंट बी की बात करें अनइवन हीटिंग ऑफ द ओशियंस। देखिए जो ओशियंस होते हैं और लैंड मास होते हैं वो हीटअप हो जाते हैं और कूल डाउन हो जाते हैं डिफरेंट रेट्स, क्यों? ड्यू टू देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, राइट। तो अगर हम बात करें अनइवन हीटिंग ऑफ द ओशियंस की, तो आप लोगों को ये समझना है कि यहाँ पे देखिए ओशियंस मतलब महासागर का असमानता, मतलब अनइवन हीटिंग ऑफ ओशन। तो महासागर जो होते हैं तो दिन में जो भूमि है जल की तुलना में तीव्रता से गर्म होती है, जिससे जो भूमि है उन पर निम्न दाब क्षेत्र और समुद्र पर उच्च दाब क्षेत्र बनते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप समुद्री समीर बनती है। यानी कि समुद्री समीर किसको कहते हैं? तो समुद्री समीर जो होता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं, आपको इंग्लिश में हम कहेंगे उसको सी ब्रिजेस, ओके, रिजल्टिंग इन द सी ब्रिजेस। तो अगर हम बात करें हीटिंग ऑफ द ओशियंस की, तो यहाँ पे रात में इसका विपरीत होता हुआ देखने को मिलता है आपको। रात में क्या होता है कि जो भूमि मतलब समुद्र की तुलना में अधिक तीव्रता से ठंडी होती है, जिससे स्थल जो होता है, जो भूमि का जो स्थल होता है वो समीर बनती है, यानी कि सी ब्रिजेस बन जाती है।
तो यही अंतर जो ताप और शीतलन स्थानीय हवा पैटर्न में योगदान देता है और बड़े पैमाने पर जो वायुमंडलीय परिसंचरण है उनको प्रभावित कर सकता है। तो अनइवन हीटिंग ऑफ द ओशियंस भी आपका सही है और अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ में हमने समझा कि पृथ्वी जो है वो अपने गोलाकार आकार और अच्छे झुकाव के कारण जो विभिन्न अक्षांश पर अलग अलग मात्रा में सौर विकिरण प्राप्त करती है, राइट। तो जो भूमध्य रेखा के क्षेत्र पर जो वर्ष मतलब कि भूमध्य रेखा पृथ्वी के भूमध्य रेखा के क्षेत्र पर वर्ष भर में अधिक सीधी धूप प्राप्त करते हैं, जिससे ध्रुवों की जो तुलना होती है उनमें उच्च तापमान होता है और असमान ताप दाबांतर बनाता है, क्योंकि गर्म पवन भूमध्य रेखा पर ऊपर उठती है और ठंडी पवन ध्रुवों पर नीचे जाती है। तो पवन एक परिसंचरण पैटर्न स्थापित करती है, जिससे हम वायुमंडल मतलब कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे वायुमंडलीय परिसंचरण के रूप में उसको जाना जाता है। ओके, सो खैर इतना डिटेल नहीं जाना हमें। यहाँ पे आप लोगों को देखना है अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ एंड अनइवन हीटिंग ऑफ द ओशियंस। स्टेटमेंट सी दे रखा डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ये आपका गलत है। सन से विंड का कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे दे रखा कि अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस की वजह से, मतलब इससे आपका कोई कनेक्शन नहीं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है वो छोटी अवधि में महत्वपूर्ण रूप से नहीं बदलती है और इस प्रकार आप दैनिक हवा के पैटर्न को सीधे प्रभावित नहीं करती है ये, राइट। जबकि पृथ्वी का अंडाकार कक्षा जो होता है वो वर्ष भर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण में मामूली बदलाव के कारण बनती है, हवा के निर्माण का प्राथमिक चालक नहीं है, राइट। तो ये आपका गलत हो जाएगा। डी दे रखा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, ये भी आपका देखिए जहाँ पे दे रखा कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल वायुमंडल को जगह पर रखने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन सीधे हवा का कारण नहीं बनता है। पवन दाबांतर के कारण वायु की गति से उत्पन्न होती है, गुरुत्वाकर्षण बलों से नहीं। ओके, सो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका ए और बी सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट आपका सही, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे हिंदी में दे रखा निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी पर पवनों की उत्पत्ति एवं बहाव के लिए उत्तरदायी हैं। तो ए दे रखा पृथ्वी का अनियमित परिवर्तनीय तापन और महासागरों का अनियमित परिवर्तनीय तापन। ये बात आपका बिल्कुल सही है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से पवन का क्या लेना देना, हवा का क्या लेना देना। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल से, इससे भी आपका विंड का कोई कनेक्शन नहीं। सो ए और बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। असर्शन यानी कि अभिकथन क्या दे रखा, द फिलामेंट ऑफ एन इनकैंडेसेंट बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टेन। ये बात आपका बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर जो कि आपके एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी लिया गया है। यहाँ पे दे रखा कि जो फिलामेंट ऑफ एन इनकैंडेसेंट बल्ब होते हैं वो टंगस्टन के बने होते हैं। देखिए टंगस्टन की प्रॉपर्टी ही यूनिक होती है। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है और उसकी रेजिस्टिविटी भी हाई होती है। ओके, सो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, रेजिस्टेंस भी उसकी हाई होती है, जिसकी वजह से हीट को रोक लेता है और जल्दी टूटता भी नहीं है। तो उसकी वजह से जो करंट है, तो वजह से जो करंट का हीटिंग इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है, राइट। सो आपका असर्शन बिल्कुल सही है कि द फिलामेंट ऑफ एन इनकैंडेसेंट बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। यानी कि असर्शन जो आपका है ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो टंगस्टन होता है वो ऐसा मटेरियल है जो कि कॉमनली यूज्ड होता है बल्ब के फिलामेंट में ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि जो आपने बल्ब देखा होगा घरों में, तो यहाँ पे टंगस्टन लगाए जाते हैं। छोटा सा आपने बल्ब के अंदर देखा होगा टंगस्टन और उसके बीच में ऐसे लगा होता है, राइट। सो जो ये टंगस्टन लगाए जाते हैं पतली सी तार के जैसे, तो वो आपका जो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है और रेजिस्टिविटी भी उसकी बहुत हाई होती है, जिसके वजह से जो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हीट को रोक लेता है, जल्दी टूटता भी नहीं है और करंट का हीटिंग इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है। सो ये आपका असर्शन सही है। चलिए रीज़न चेक करते हैं। रीज़न दे रखा टंगस्टन हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखिए आपका रीज़न गलत हो जाएगा। लो रेजिस्टेंस दे रखा, ये आपका बिल्कुल गलत है। हमने अभी समझा कि टंगस्टन जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ये तो सही है, लेकिन जो उसका यहाँ पे दे रखा कि हाई मेल्टिंग पॉइंट और लो रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस भी उसका हाई होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और टंगस्टन का रेजिस्टेंस भी हाई होता है, लो नहीं होता। तो इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। रीज़न भी आपका गलत हो जाएगा। देखिए टंगस्टन का रेजिस्टेंस हाई होता है, सो करंट को रोक लेता है, राइट। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, जिससे टंगस्टन आसानी से नहीं पिघलता। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है जिसकी वजह से वो टूटता नहीं, आसानी से पिघलता नहीं, और रेजिस्टेंस भी हाई होता है। सो असर्शन हमारा सही है और रीज़न गलत है।
तो कौन सा पहला ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स, यानी कि एसर्शन सही है, रीजन गलत है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अ जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी इन साइंस इंटेल्स, यानी कि विज्ञान में जेंडर प्रतिसंवेदी शिक्षा शास्त्र अपरिहार्य बनाता है। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी की, तो ये आपके साइंस में प्रमोट करता है जेंडर इक्वालिटी को, राइट। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए, हमको जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं करना है, स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा नहीं देना है, राइट। तो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, जेंडर इक्विटी की बात करता है। सो चलिए चेक करते हैं। ए दे रखा यूज ऑफ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, ये बात आपका बिल्कुल सही है। बी दे रखा इंगेजिंग स्टूडेंट्स इन एग्जामिनिंग स्टीरियोटाइप्स, यानी कि यहाँ पे आपका दे रखा कि रूढ़िबद्ध धारणाओं की जांच या फिर परख करने में विद्यार्थी को संलिप्त करने में, ये बात आपका बिल्कुल सही है। देखिए, जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं उनकी बच्चे जब जांच करेंगे, परख करेंगे, तो वो उस रूढ़िवादिता को दूर करेंगे, उस स्टीरियोटाइप्स को दूर करेंगे। तो ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। और यूज ऑफ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। सी दे रखा मेकिंग जेंडर बेस्ड ग्रुप, देखिए ये आपका बिल्कुल नेगेटिव है, गलत है। यहाँ पे हमें जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्विटी की बात करनी है। यहाँ पे दे रखा कि जेंडर आधारित समूह बनाने को, अगर आप फीमेल को अलग, मेल को अलग, ऐसे आप जेंडर आधारित समूह बना लोगे कि गर्ल्स को अलग, बॉयज़ को अलग, तो इससे तो और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा मिलेगा, इससे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कम नहीं होगी। तो मेकिंग जेंडर बेस्ड ग्रुप्स, ये बात आपका बिल्कुल गलत है। अगर आप ग्रुप बना दोगे, जेंडर आधारित समूह बना दोगे, तो इससे तो स्टीरियोटाइपिंग और बढ़ेगा, ना कि कम होगा। सी तो हमारा गलत है। चलिए डी चेक करते हैं। डी दे रखा यूजिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, देखिए ये भी आपका एग्जैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन और असेसमेंट की बात करें तो इसमें आपको जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है यहाँ पे, तो आपके लिए एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता ये। यहाँ पे दे रखा कि यूजिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि विभेदीकृत निर्देश एवं असेसमेंट, यानी कि आकलन का प्रयोग, तो ये आपके विविध शिक्षण आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए तो मूल्यवान है, लेकिन ये विशेष रूप से आपके लिंग की संवेदनशीलता पर केंद्रित नहीं है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा आप देखेंगे, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ही पूछा है कि जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी, यानी कि लिंग संवेदनशीलता पर केंद्रित जो भी जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी साइंस में है वो क्या दर्शाता है। तो आपका ए तो सही है, बी सही है, लेकिन सी आपका मेकिंग जेंडर बेस्ड ग्रुप, यानी कि लिंग आधारित समूह बनाना, आमतौर पर लिंग संवेदनशील शिक्षण का एक घटक नहीं है, क्योंकि ये रूढ़िवादिता को संबोधित करने के बजाय उसे मजबूत कर सकता है। तो सी गलत है। डी भी आपका उतना हम एक्सैक्ट नहीं कह सकते। ए और बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही हो जाएगा, ए और बी। ओके, आई होप आप लोग समझ के होंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ए एंड बी। डी आपका गलत है, सी आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ हीट। नॉट दे रखा कि कौन सा कथन इनमें से रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ हीट सही नहीं है। सो बात करें कंडक्शन की, देखिए आपके हीट वाले चैप्टर से पूछा गया है क्वेश्चन। 3 मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो बात करें कंडक्शन की, तो कंडक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो हीट एनर्जी होती है वो ट्रांसमिट होती है बिटवीन नेबरिंग एटॉम्स के और मॉलिक्यूल्स के। किस मेथड से, तो थ्रू कोलिजन्स। ओके, कंडक्शन जो होता है ना, कंडक्शन अगर हम इजी वे में समझे तो मान लीजिए अगर जो पार्टिकल्स होते हैं वो हीटअप होने के बाद दूसरे पर शिफ्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने अगर स्पून लिया और मोमबत्ती जलाई, मोमबत्ती पे आप स्पून रखते हैं और उसको गर्म करते हैं, तो वो धीरे धीरे मोमबत्ती पर गर्म होता है और धीरे धीरे सभी पार्ट्स गर्म होने लगते हैं, राइट। तो जो हीट होता है ना, तो हीटअप होने के बाद दूसरे पर शिफ्ट करते हैं धीरे धीरे, वही आपका कंडक्शन का मेथड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की बात करें तो जो कंडक्शन होता है ना वो सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होता है, जहाँ पे पार्टिकल्स क्लोज्ड होते हैं, राइट, सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कंडक्शन। और डिफरेंट मटेरियल्स जो होते हैं उनमें डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटीज़ होती है, जिसका मतलब ये है कि वे हीट को अलाउ करते हैं फ्लो करने के लिए थ्रू डिफरेंट रेट्स। कंडक्शन को हम हिंदी में चालन कहते हैं, और कंडक्शन होने के लिए वहाँ पे जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, यानी कि तापमान प्रवणता होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है यानी कि जो वस्तु होता है उसके बीच सीधा संपर्क होना चाहिए। मतलब कि जो हमने मोमबत्ती जलाई, उसके ऊपर हमने जो चम्मच है, स्पून है, उसको रखा, तो जब वस्तु जो है वो सीधा अगर उसका संपर्क होगा
तो वहाँ पे आपको कंडक्शन देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि कंडक्शन होने के लिए तापमान, प्रवणता और वस्तुओं के बीच सीधा संपर्क होना चाहिए। ओके, सो कंडक्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऊष्मा ऊर्जा पड़ोसी एटम या आयन के बीच संघट्ट के माध्यम से संचरित होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और कंडक्शन आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका सॉलिड में होता है। ओके, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। और बाकी हम लोग हीट वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा, कंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस। देखिए ये गलत है। यहाँ पे दे रखा डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस। गैसेस में होता है, हाँ ये हम कह सकते हैं कि बहुत कम होता है गैसेस में, लेकिन यहाँ पे साफ साफ दे रखा कि कंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस। ये आप लोगों का गलत हो जाएगा कि गैसों में चालन नहीं होता। गैसों में चालन होता है पर कम होता है, बहुत कम होता है। यहाँ अगर सामान्य लिखता, जनरली लिखता तो सही हो जाता। तो ये ऑप्शन ही आपका गलत है। इट मीन्स पहला ही हमारा सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है कि नॉट टू रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ हीट। चलिए सेकंड ऑप्शन फिर भी चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन दे रखा, ऑल मटेरियल्स डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इन सेम वे। देखिए यहाँ पे दे रखा कि जो सभी मटेरियल्स होते हैं, सभी पदार्थ यानी कि सामग्रियाँ होती हैं, वो हीट को स्वयं से समान प्रकार से प्रभावित होने की अनुमति नहीं देती है। ये बात आपका बिल्कुल सही है। अभी अभी हमने समझा कि डिफरेंट मटेरियल्स है वेरिंग थर्मल कंडक्टिविटीज, राइट। अभी हमने समझा कि जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, यानी कि सभी जो विभिन्न पदार्थ होते हैं, उनकी अलग अलग तापीय चालकता होती है, राइट। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। थर्ड ऑप्शन दे रखा, कंडक्शन इज फास्टर इन सॉलिड्स देन लिक्विड। ये बात आप लोगों का बिल्कुल सही है कि कंडक्शन जो होता है वो फास्टर होता है सॉलिड में लिक्विड की अपेक्षा, क्योंकि सॉलिड में कण जो होते हैं वो अधिक घनीभूत होते हैं, जिससे हीट का अधिक तेजी से स्थानांतरण होता है। तो ये बात भी आपका सही है। फोर्थ ऑप्शन चेक करें, टू ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर फॉर हीट फ्लो। ये बात भी अभी अभी हमने समझा कंडक्शन के बारे में कि ऊष्मा प्रवाह के लिए दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में होना चाहिए। ये आपका कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि चालन के माध्यम से यानी कंडक्शन के माध्यम से हीट जो होता है वो स्थानांतरित करने के लिए सीधा संपर्क आवश्यक है। सो फोर्थ ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। हमारा पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो हमारा पहला ही सही नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि पूछा ही गलत है और यही हमारा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, द पर्पस ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चंस इन साइंस क्लासरूम कैन बी। देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग और एक होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करें तो कन्वर्जेंट थिंकिंग में सिर्फ एक ही आपका आंसर देखने को मिलेगा, राइट। एक क्वेश्चन का मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका एक ही आंसर होता है, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, तो वो होता है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग। ओके, वो होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करें तो डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम हिंदी में कहते हैं अब सारे प्रश्न, और कन्वर्जेंट थिंकिंग को हम हिंदी में कहते हैं अभी सारी सोच, और डाइवर्जेंट थिंकिंग को अब सारी सोच। तो यहाँ पे डाइवर्जेंट क्वेश्चन दे रखा मीन्स अब सारी प्रश्न, जिसका मतलब होता है खुले प्रश्न, मतलब इसके अनेक उत्तर होते हैं। डाइवर्जेंट क्वेश्चन के अनेक उत्तर होते हैं, जैसे जिससे छात्र में व्यापक और रचनात्मक ढंग से सोचने के लिए प्रोत्साहन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करें तो उसके आंसर इकट्ठे होते हैं, बच्चे अपने अपने मल्टीपल पर्सपेक्टिव से उस पर विचार कर सकते हैं, उसका आंसर लिख सकते हैं। और कन्वर्जेंट की बात करें तो कन्वर्जेंट का एक ही आंसर होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, राइट। सो यहाँ पे डाइवर्जेंट पूछा है। डाइवर्जेंट, चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। द पर्पज ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चन इन साइंस क्लासरूम कैन बी, यानी कि यहाँ पे पूछ रखा कि विज्ञान कक्षा में अब सारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए दे रखा हमारा, टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, ये बात बिल्कुल सही है कि विवेचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना, इससे ये बात आपका बिल्कुल सही है। इससे बच्चों में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगी, तो छात्र को प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए, जानकारी का विश्लेषण करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए और संश्लेषण करने के लिए सहायता मिलेगी, राइट। सो अलग अलग प्रश्न छात्रों को मानक उत्तरों से परे सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कई समाधान या दृष्टिकोणों की अनुमति मिलती है। सो देखिए यहाँ पे आपका ए सही है। बी की बात करें, बी दे रखा हमारा टू डिसर्न बिटवीन स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों के बीच भेद करने का, ये भी आपका गलत हो जाएगा। हमें विद्यार्थियों के बीच विभेद नहीं करना है, कोई भेद नहीं करना है, राइट। सो टू डिसर्न बिटवीन स्टूडेंट्स ये आपका गलत है। टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, डाइवर्जेंट क्वेश्चन जो होता है वो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करता है, ये बात आपका सही है। सी दे रखा
टू डेवलप कम्युनिकेशन, ये भी हम कह सकते हैं कि साइंस के क्लास में यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा कि द पर्पज ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चंस इन साइंस क्लासरूम कैन बी। तो ये भी आप कह सकते हैं कि बच्चों में अगर आप साइंस के क्लास में आप डाइवर्जेंट क्वेश्चन देते हो बच्चों को, बच्चे अगर डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट से सोचते हैं और इस पर अपना विचार रखते हैं तो उनका कम्युनिकेशन भी एक बारी को हम देखें तो संप्रेषण भी विकसित कर सकता है। ये बात भी आपका सही हो सकता है, राइट। चलो सी के साथ भी चलेंगे, अभी ए के साथ भी चलेंगे। अभी हम ऑप्शन चेक करेंगे। डी दे रखा टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट्स, ये बात आपका गलत है। देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करने का ये तो भेद हो जाएगा ना, हमें बच्चों में भेद नहीं करना है। बट आपके सीटेट ने ऑफिशियल आंसर की में डी को भी सही माना है, जो कि साफ साफ गलत है। बच्चों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया होगा इस पर, नहीं तो आपका ये सही आंसर नहीं होगा। बच्चों में आपको भेद करना ही नहीं है, ये आप सीडीपी में भी पढ़ते आ रहे हो। ई दे रखा टू आइडेंटिफाई अल्टरनेट कॉन्सेप्शंस, यानी वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने का, ये बात आपका बिल्कुल सही है। देखिए जब छात्र अलग अलग प्रश्न का उत्तर देते हैं तो वे अक्सर गलत धारणाएं या फिर वैकल्पिक अवधारणाएं प्रकट करते हैं, यानी कि उनके माइंड में बहुत सारे वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं। तो जब शिक्षक जो होता है वो उनकी जो सीखने की प्रक्रिया में जो भी गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करने में और उन्हें सुधारने के लिए इन प्रतिक्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि बच्चे जो हैं उनके अंदर मान लीजिए कोई भी अल्टरनेट कंसेप्शन बन गया, जैसे आप पानी का एग्जाम्पल ले लेते हो तो वो समझ लिए कि पानी का कलर तो ऐसा होता है, पानी का, जबकि हम साइंस में अगर आप देखो तो उनको अगर उसने पानी में कलर डाल दिया, बोल दिया पानी का कलर तो लाल हो गया, पानी का कलर तो नीला हो गया, बट वो साइंस में पढ़ते हैं कि वाटर इज कलरलेस, राइट। तो ये सारी जो मिसकंसेप्शन है, ये अगर हम उनसे डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछते हैं तो वो अपना अलग अलग विचार रखते हैं, अलग अलग बातें, कई प्रकार की क्रिटिकल थिंकिंग आ सकती है उनमें, और वो अपना विचार जब रखते हैं तो इससे शिक्षक को पता चलेगा कि उनकी जो भी वैकल्पिक अवधारणाएं हैं उसकी शिक्षक पहचान करेगा और फिर उसका निदान करेगा, राइट। सो ई भी आपका सही है। एफ होगा टू अप्रिसिएट सब्जेक्टिविटी इन साइंस, ये भी आप एक बारी को कह सकते हो कि विज्ञान में व्यक्ति निष्ठता को स्वीकार करने का, ये भी इस आंसर के साथ भी, इस ऑप्शन के साथ भी हम जा सकते हैं एक बारी को। लेकिन टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट्स ये आपका गलत है। बट आपके सीटेट ने आपका जो टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट्स है उसको भी सही आंसर माना है। यहाँ पे उसने थर्ड ऑप्शन जो है ए बी डी और ई इसको सही माना है, पर हम यहाँ पे अपने फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे ए सी ई और एफ। ओके, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं ए सी ई और एफ। सेकेंड में दे रखा बी डी ई और एफ, तो डी तो हमारा सरासर गलत है कि गिफ्टेड स्टूडेंट का पहचान करने, तो हमें विभेद नहीं करना, हमें बच्चों का गिफ्टेड स्टूडेंट्स को पहचान करके वहाँ पे विभेदीकरण नहीं करना। तो डी भी सेकेंड ऑप्शन भी हमारा गलत है। थर्ड में भी आपका डी दे रखा, फोर्थ में आपका डी नहीं दे रखा बट बी दे रखा, जिसकी वजह से ये भी गलत हो जाएगा कि विद्यार्थियों के बीच भेद करने का आपके बी में दे रखा टू डिसर्न, यहाँ पे आपका साथ दे रखा टू डिसर्न बिटवीन स्टूडेंट्स, जिससे आपका बी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो हम अपने फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे ए सी ई और एफ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए आपका थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, 10th लेवल का ह्यूमन सर्कुलेटरी से। बात करें हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ये आपका कैरेक्टराइज्ड होता है दो प्रकार की सर्कुलेटरी सिस्टम से। एक होता है आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है आपका डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम बात करें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की तो उसको हम हिंदी में कहते हैं समृद्ध या फिर बंद परिसंचरण। क्लोज से ही आपको समझ में आ रहा है कि बंद परिसंचरण तंत्र की बात हो रही है। इसमें जो ब्लड होता है तो ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, यानी कि रक्त जो होता है वो रक्त वाहिकाओं के अंदर होता है और हृदय द्वारा पूरे शरीर में पंप किया जाता है। ओके, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर होता है और हार्ट द्वारा पूरे शरीर में पंप किया जाता है। और बात करें हम डबल सर्कुलेशन की, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं द्विक परिसंचरण, तो उसका अर्थ है कि रक्त जो होता है यानी कि जो ब्लड होता है वो शरीर के एक पूर्ण चक्र के दौरान 2 बार हृदय से गुजरता है बस। ओके, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो डबल सर्कुलेशन होता है उसमें जो रक्त होता है वो शरीर के एक पूर्ण चक्र के दौरान 2 बार हृदय से गुजरता है। और हमने क्लोज्ड में समझा कि इसमें रक्त वाहिकाओं के अंदर होता है और हृदय द्वारा पूरे शरीर में पंप किया जाता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, बाकी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए द्विक परिसंचरण यानी कि डबल सर्कुलेशन की बात करें तो मनुष्य में उनके परिसंचरण तंत्र में 2 अलग अलग लूप होते हैं। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन कौन से लूप होते हैं,
तो पहला होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो कि होता है हार्ट और लंग्स के बीच, और दूसरा होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, जो कि होता है आपका हार्ट और पूरे बॉडी, मतलब कि पूरे बॉडी में और हार्ट में। तो ये आपका अलाउ करता है एफिशिएंट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड और सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऊतकों में, यानी कि टिश्यूज़ में। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना, वैसे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे दे रखा विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वही सही होगा। अभी अभी हमने समझा कि दो प्रकार से ये कैरेक्टराइज्ड है, एक है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है आपका डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक लॉज। देखिए साइंटिफिक लॉज की बात की जा रही है, लॉज यानी कि नियम की बात की जा रही है। अगर थ्योरी की बात की जाती तो जो भी आपने देखा वो सिंपली आपने बता दिया, वो हो गया थ्योरी। बट जो लॉ होते हैं ना, वो आपका पूरा अच्छे तरह से सिद्ध किए जाते हैं, मतलब कि बार बार प्रयोगात्मक अवलोकन के आधार पर जो भी प्रकृति में पाए जाने वाले संबंध या पैटर्न है उनका वर्णन करते हैं। सो अगर हम वैज्ञानिक नियम की बात करें तो इनका परीक्षण भी किया जा सकता है और संभावित रूप से चुनौती दी जा सकती है। यदि आपने नए साक्ष्य या नए अवलोकन का आपने किया, नया अवलोकन किया, नए साक्ष्य की आपने खोज की, तो आप उनका खंडन करते हैं। यानी कि साइंटिफिक लॉज जो होते हैं, जो सिद्ध की जा चुकी है, जिसको हम आसानी से नहीं बदलते, बट उसको आप आसानी से तो नहीं चेंज कर सकते, बट आप उसके बारे में नए साक्ष्य लाते हैं, जब नया अवलोकन करते हैं तब आप उसका खंडन कर सकते हैं। जो वैज्ञानिक नियम होते हैं ना, वो वैज्ञानिक थ्योरी से अलग होती है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, चलिए ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड, ये बात आपका पूरी तरह गलत है। देखिए बात करें कि उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती, ये गलत है। वैज्ञानिक नियम को चुनौती दी जा सकती है और संशोधित भी किया जा सकता है। यदि नए साक्ष्य सामने आते हैं तो आप साइंटिफिक लॉज में चेंज कर सकते हैं, उन्हें चुनौती दे सकते हैं, बट उसका साक्ष्य चाहिए होता है। उसके साक्ष्य को आप प्रूव करेंगे तभी आप उनको चुनौती दे सकते हैं, तो उनको आप चैलेंज कर सकते हैं। ये बात आपका यहाँ पे गलत है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा कि दे प्रोवाइड रीजनिंग फॉर फिजिकल फिनोमिना, यानी कि वे भौतिक घटनाओं के लिए तर्क प्रदान करते हैं। ये बात भी आपका बिल्कुल गलत है। वैज्ञानिक नियम जो होते हैं वो संबंधों का वर्णन करते हैं, लेकिन उनके पीछे के तर्क की व्याख्या नहीं करते। ये वैज्ञानिक सिद्धांत की भूमिका है कि जो भी उनके नियम है, उनका जो संबंध है, मान लीजिए जो भी लॉस बने तो उनका आपस में क्या इंसिडेंस है, क्या संबंध है, उसको वो उसका वर्णन करते हैं, लेकिन उनके पीछे की जो तर्क है उसकी व्याख्या नहीं करते हैं। ओके, तो ये आपका जो दे रखा कि दे प्रोवाइड रीजनिंग फॉर फिजिकल फिनोमिना, वे भौतिक घटनाओं के लिए तर्क प्रदान करते हैं, ये भी आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा, थर्ड दे रखा कि दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना, ये बात आपका बिल्कुल सही है। देखिए अगर हम बात करें, यहाँ पे दे रखा कि दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना, यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो यहाँ पे वे अवलोकन योग्य घटनाओं के बीच संबंधों का वर्णन करते हैं। ये बात आपका बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो वैज्ञानिक नियम होते हैं वो प्रकृति में जो भी आपने देखे हैं, प्रकृति में देखे गए लगातार जो संबंध या पैटर्न है उनका वर्णन करते हैं। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। हमने बार बार डिस्कस किया कि जो साइंटिफिक लॉज होते हैं वो संबंधों का वर्णन करते हैं, उसके पीछे जो घटनाएं घटी उसकी व्याख्या नहीं करते, उनके संबंध को दर्शाते। यानी कि मान लीजिए आपने कोई भी लॉज देखा, थ्योरी में तो आपने व्याख्या कर दी, बट लॉ में आप क्या करेंगे, जो भी लॉ है उसको आप प्रूव करेंगे, उनके संबंध को दर्शाएंगे कि ये लॉ क्यों, मतलब कि ऐसे उसका क्या इंसिडेंस रहा, कैसे ये निकला, कैसे ये सिद्ध हुआ, किस साक्ष्य पे निकला, तो आप उसको वहाँ पे प्रूव करते हो। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि वे अवलोकन योग्य घटनाओं के बीच संबंधों का वर्णन करते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक नियम जो होता है वो प्रकृति में देखे गए लगातार संबंधों या पैटर्न का वर्णन करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर भी फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे। फोर्थ ऑप्शन दे रखा दे आर फाउंड फ्रॉम साइंटिफिक थ्योरीज, ये बात आपका गलत है। देखिए वे वैज्ञानिक सिद्धांतों से बनते हैं, ये गलत है। वैज्ञानिक नियम और सिद्धांत अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। नियम यह बताता है कि क्या होता है, जबकि सिद्धांत जो है, थ्योरी जो है, वो बताते हैं कि चीज़ें क्यों होती है। मान लीजिए थ्योरी जो दिया गया उसको आपने जो भी देखा वो बता दिया कि क्यों होती है, वो थ्योरी हो गया। सो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन ही सही है कि दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन आपका एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन पूछा गया। एसर्शन यानी कि अभिकथन दे रखा, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज स्लोअर देन लैंड एनिमल्स। देखिए यहाँ पे दे रखा कि जलीय जीवों में श्वसन की दर स्थलीय जीवों की तुलना में धीमी होती है। ये बात आपका बिल्कुल गलत है। देखिए अगर हम बात करें जलीय जीवों में श्वसन की दर, तो सामान्यतः जो स्थलीय जीव होते हैं ना, उनकी तुलना में जो जलीय जीव यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनकी जो श्वसन दर होती है वो तेज होती है, धीमी नहीं होती। क्यों? क्योंकि पानी में हवा की तुलना में कम घुलित ऑक्सीजन होती है। इसलिए जो जलीय जीव होते हैं उनको आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए जल्दी जल्दी सांस लेने की आवश्यकता होती है, अधिक बार सांस लेने की आवश्यकता होती है। तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। रीजन क्या दे रखा, कारण हमारा चेक करेंगे। कारण दे रखा, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन अफेक्ट्स रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। ये बात भी आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आपका कारण दे रखा कि जो घुलित ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा जलीय जीवों की श्वसन दर को प्रभावित करती है। तो देखिए अभी हमने समझा कि घुलित ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा यहाँ पे दे रखा कि जलीय जीवों की श्वसन दर को प्रभावित करती है, इसलिए दे रखा कि जलीय जीवों में श्वसन की दर स्थलीय जीवों की तुलना में धीमी होती है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो घुलित ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा होती है वो वास्तव में श्वसन को सुगम बनाएगी, उच्च श्वसन दर की आवश्यकता नहीं होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे दे रखा कि प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन अफेक्ट्स रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल। अफेक्ट नहीं करेगी। अगर वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो आपको वास्तव में श्वसन जो है, उनकी ब्रीथिंग जो है उसको अच्छा बनाएगी, सुगम बनाएगी। तो यहाँ पे उच्च श्वसन दर की आवश्यकता नहीं होगी, उसको जल्दी जल्दी सांस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पे दे रखा कि जो लार्ज अमाउंट्स ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, नहीं, वहाँ पे कम अमाउंट्स ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई जो आपके पानी में घुलित जो ऑक्सीजन होती है वो वायुमंडल के उपलब्ध ऑक्सीजन की तुलना में कम होती है, जिससे जलीय जीव के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। बट रीजन आपका पूरा उल्टा दे रखा कि प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, नहीं, लार्ज अमाउंट्स नहीं होगा, लेस अमाउंट्स ऑफ होगा। और वो भी दे रखा अफेक्ट्स रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल। यहाँ पे अगर लेस अमाउंट्स ऑफ देता तो सही हो जाता, बट लार्ज अमाउंट दे रखा। अगर लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन होता वहाँ पे तो वो तो श्वसन को अच्छा बनाती, उच्च श्वसन दर की आवश्यकता ही नहीं होती वहाँ पे। तो आपका रीज़न भी गलत है और असर्शन भी गलत है। सो चलिए ऑप्शन चेक करेंगे। अब ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर फॉल्स। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगेन आपका एसर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन पूछा गया। देखिए एसर्शन यानी कि अभिकथन हमारा दे रखा, द सीलिंग्स ऑफ सिनेमा हॉल्स एंड कंसर्ट हॉल्स और जनरली कर्व्ड। ये बात आपका बिल्कुल सही है, ये आपके साउंड वाले चैप्टर से क्वेश्चन बना। अभिकथन में देखिए दे रखा कि सिनेमा हॉल और संगीत समारोह हॉल की छतें सामान्यतः वक्रित होती हैं। देखिए अगर हम सिनेमा हॉल और संगीत हॉल की बात करें तो उनमें जो छतों के डिज़ाइन होते हैं उनको प्रायः ध्वनिकी को ध्यान में रखा जाता है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ध्वनि जो है वो पूरे स्थान पर समान रूप से वितरित हो। राइट, तो वक्र सतहें जो होती हैं वो ध्वनि तरंगों को, यानी कि जो साउंड वेव्स होते हैं, उनको कई दिशाओं में परावर्तित करने में सहायता करती हैं, जिससे ध्वनि को समान रूप से फैलाकर ध्वनिकी को बढ़ाया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। सिनेमा हॉल और संगीत हॉल की छतें प्रायः वक्रित होती हैं। रीज़न क्या दे रखा, साउंड वेव्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अ कर्व्ड सरफेस गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शंस। ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। देखिए जब हम बोलते हैं तो जो हमारी आवाज़ है, तो हमारी आवाज़ से कैसे ध्वनि प्रोड्यूस होता है, जब हम बोलते हैं तो वो जाकर के हवा में टकराता है, वेव्स प्रोड्यूस होता है, तरंगे निकलती है। तरंगे निकलती है तो वो जाके टकराता है तो वहाँ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और वाइब्रेशन जब प्रोड्यूस होता है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। राइट, सो साउंड वेव्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अ कर्व्ड सरफेस गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन। ये बात आपका बिल्कुल सही है कि एक वक्रित सतह से टकराने के बाद ध्वनि तरंगे सभी दिशाओं में परावर्तित होती है। ये एक समान ध्वनि वितरण में मदद करता है। राइट, तो व्याख्या भी आपका सही है कि घुमावदार छतों का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये ध्वनि परावर्तन और फैलाव के सिद्धांत को संबोधित करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सिनेमा हॉल और कंसर्ट हॉल की जो छतें होती हैं वो घुमावदार होती हैं। राइट, सो एसर्शन और रीज़न दोनों ही हमारा सही है, और रीज़न जो है वो हमारे एसर्शन की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ओके,
थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए ये अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, यानी कि उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अति प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। सो चलिए चेक करेंगे। पहला दे रखा है यूट्रोफिकेशन, जिसको हम सुपोषण भी कहते हैं हिंदी में। तो अगर हम यूट्रोफिकेशन की बात करें तो ये उर्वरक के अत्यधिक उपयोग के कारण होता है। अगर मान लीजिए नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व जल निकायों में बह जाते हैं, जिससे शैवाल का अत्यधिक विकास होता है और पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो यूट्रोफिकेशन तो हमारा होगा। बायोमैग्निफिकेशन दे रखा, जिसको हिंदी में जैव आवर्धन कहते हैं, ये तब होता है जब कीटनाशक खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों के उत्तकों में, यानी कि उनके टिश्यू में जमा हो जाती है। राइट, उनके टिश्यू में जमा हो जाते हैं, जिससे शीर्ष शिकारियों में उच्च सांद्रता होती है। तो ये भी आपका कारण होगा। थर्ड दे रखा सॉइल इरोजन, देखिए यही आपका नहीं होगा, मृदा अपरदन ही नहीं होगा। और पूछा है कौन सा नहीं होगा, तो यही आपका सही है। देखिए मृदा अपरदन की बात करें तो यह हवा या पानी द्वारा जो ऊपरी मिट्टी है उसको हटाने से संदर्भित है। मान लीजिए बाढ़ आ गई, तेज हवा चली तो मिट्टी उड़ गई, यही तो है आपका सॉइल इरोजन। तो ये आमतौर पर उर्वरक और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से थोड़ी होता है, ये तो वनों की कटाई से होता है, अनुपयुक्त कृषि प्रथाओं और जलवायु की स्थिति जो होती है, जैसे कारणों, मान लीजिए कि बाढ़ आ गई तो जलवायु स्थितियों जैसे कारकों के कारण होता है सॉइल इरोजन। इसका यहाँ पे उर्वरक और कीटनाशक के अत्यधिक उपयोग से क्या लेना देना, तो थर्ड ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करें नाइट्रिफिकेशन यानी नाइट्रीकरण की, तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी जो होता है उसके बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में और फिर नाइट्रेट में बदल देते हैं, जो पौधों के लिए पोषक तत्व होते हैं। और ये जो नाइट्रिफिकेशन होता है ये सीधे उर्वरक और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण नहीं होता है, लेकिन मिट्टी में नाइट्रोजन चक्र के लिए सुसंगत है, तो ये भी आपका हो सकता है। बट सॉइल इरोजन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे पूछा ही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, सो सॉइल इरोजन। सो अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया, एन ओडोमीटर इन ए कार मेजर्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि कार में ओडोमीटर क्या मेजर करता है। तो एक कार में ओडोमीटर क्या मापता है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें ओडोमीटर की, तो ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम वाहनों में तय की गई दूरी को मापने के लिए करते हैं। तो ये जो ओडोमीटर है ये उस कुल दूरी को रिकॉर्ड करता है जो एक वाहन ने तब से तय की है जब से इसे निर्मित किया गया था और जब से इसे आखिरी बार रीसेट किया गया था। तो ओके, तो ये ओडोमीटर जो है ये चाल, त्वरण या ताक्षणिक चाल को नहीं मापता है, ये सिर्फ आपका जो भी आपका दूरी है उसको मापता है, डिस्टेंस को मापता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ पे एवरेज दे रखा, तो चाल को नहीं मापता है ये। एक्लीरेशन, त्वरण या ताक्षणिक चाल को नहीं मापता है। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए ओडोमीटर आमतौर पर कार के डैशबोर्ड पर पाया जाता है और ये प्रदर्शित करता है कि वाहन ने कितने मील या किलोमीटर की यात्रा कर ली है। जो ओडोमीटर होता है ना, ये वाहन के उपयोग को ट्रैक करने के लिए, उनके रख रखाव को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे तेल परिवर्तन हो गया, टायर रोटेशन हो गया। फोर्थ ऑप्शन आपका दे रखा इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द कार, तो स्पीड मापने का कार्य स्पीडोमीटर करता है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। और सेकेंड दे रखा एक्लीरेशन ऑफ द कार, तो एक्लीरोमीटर्स जो होता है वो एक्लेरेशन मापने का कार्य करता है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द मिरर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। देखिए मिरर चैप्टर से क्वेश्चन बना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए दे रखा वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर ऑफ इमेज दे रखा हमारा ए का वर्चुअल है और इरेक्ट है, और साइज है सेम एज ऑब्जेक्ट। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका प्लेन मिरर होगा जिसमें आप अपना डेली फेस देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो दिखती है वो सेम ही दिखती है और मिरर के पीछे दिखती है, तो किसी भी पेपर या स्क्रीन पर प्राप्त नहीं हो रही है, तो वो इमेज वर्चुअल है, राइट। और इरेक्ट है तो वो बिल्कुल मतलब कि सीधे है, सेम एज ऑब्जेक्ट, तो ए आपका होगा प्लेन मिरर। बी दे रखा रियल एंड इन्वर्टेड, तो अगर हम रियल और इन्वर्टेड की बात करें तो ये कॉन्केव है। कॉन्केव में जब हम दूर जाते हैं तो इमेज रियल और इन्वर्टेड दिखती है और सेम एज ऑब्जेक्ट दिखती है, तो ये आपका कॉन्केव हो जाएगा। सी दे रखा रियल एंड इन्वर्टेड, तो अगर हम रियल और इन्वर्टेड दे रखा और साइज ऑफ इमेज दे रखा इनलार्ज्ड,
तो कॉनकेव में जितना हम पास जाते हैं इमेज बड़ी हो जाती है, राइट। जितना आप पास जाएंगे इमेज बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका कॉनकेव होगा, रियल और इन्वर्टेड होता है और इनलार्ज होता है साइज ऑफ इमेज। डी दे रखा वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा। कॉन्वेक्स में वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, राइट। और इमेज का जो साइज होता है वो डिमिनिश्ड होता है। सो चलिए ऑप्शन चेक करेंगे। पहला हमने क्या देखा, प्लेन होगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में आपका प्लेन दे रखा, थर्ड में प्लेन दे रखा, बाकी हम ऐसे ही हटा देंगे। तो ए में प्लेन मिरर दे रखा, बी हमारा कॉनकेव दे रखा, सी हमारा कॉनकेव दे रखा और डी हमारा कॉन्वेक्स दे रखा। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन में क्या था, प्लेन था, कॉन्वेक्स था, कॉनकेव था और कॉन्वेक्स था। तो ये आपका गलत है। हमने ए में समझा कि प्लेन जिसमें आप डेली अपना फेस देखते हैं, ऑब्जेक्ट जो भी दिखती है वो सेम ही दिखती है और मिरर के पीछे है, किसी भी पेपर या स्क्रीन पर प्राप्त नहीं हो रही है, तो वो इमेज आपका वर्चुअल है, इरेक्ट है, बिल्कुल सीधे है। ओके, बी हमने समझा कॉनकेव था, जब हम दूर जाते हैं तो इमेज रियल, इन्वर्टेड और सेम एज ऑब्जेक्ट हो जाता है, राइट। सी हमने समझा था, वो भी कॉनकेव था, जितना हम पास जाते इमेज बड़ी हो जाती है और डी हमारा कॉन्वेक्स था। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। 3 आइडेंटिकल होल्स आर पंच्ड एट डिफरेंट लेवल्स हाइट्स इन अ प्लास्टिक बॉटल। द बॉटल इज फिल्ड विथ वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द होल्स। यानी कि एक प्लास्टिक की बोतल है, ओके, उनमें भिन्न भिन्न स्तरों यानी कि ऊंचाइयों पर समरूप या एक रूप 3 छिद्र किए गए। ओके, 3 छिद्र किए गए, यानी कि प्लास्टिक की बोतल में 3 छेद किए गए। अब बोतल को जल से भर दिया गया। ओके, आपने यहाँ पे 3 छेद किया। ओके, ऊंचाई और पर और समरूप एक रूप 3 छिद्र किए भिन्न भिन्न स्तरों पर और बोतल को जल से भर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छिद्रों से जल के बहाव के बारे में सही है। यानी कि नीचे हमें कथन दे रखे, उनमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है वो छिद्रों से, जब छेद जो हमने किया बॉटल में, उनमें से जल के बहाव के बारे में, यानी जल बाहर निकलेगा उनके बारे में सही है। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए आपके प्रेशर वाले चैप्टर से बना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितना हम गहराई में जाते हैं प्रेशर वहाँ पे बढ़ जाता है। ओके, तो आपने देखा होगा कि प्रेशर वहाँ पे बढ़ जाता है, ग्रेटर फोर्स लगता है। तो P इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट। तो प्रेशर ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा, पानी ज़्यादा गहराई में जितना ऊपर जाएंगे, राइट। सो चलिए चेक करते हैं। प्रेशर कम होगा सो फोर्स भी कम होगा। ए दे रखा हमारा, वाटर फ्रॉम लोवेस्ट होल्स कम्स आउट विथ ग्रेटेस्ट फोर्स। यानी कि सबसे निचले छिद्र से जल सबसे अधिक बल के साथ निकलता है। ये बात आपका बिल्कुल सही है। सबसे निचले छिद्र पर दाब सबसे अधिक होता है। यानी कि आपने बॉटल रखा, सबसे निचला छिद्र है, आपने पानी भरा है, तो दाब सबसे अधिक है। तो जब दाब सबसे निचले छिद्र पर अधिक है तो इससे सबसे अधिक बल होता है, यानी कि फोर्स अधिक होता है। तो प्रेशर ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा। सो पानी ज़्यादा गहराई में है, जितना ऊपर जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि यहाँ पे पानी ज़्यादा गहराई में है। वाटर फ्रॉम लोवेस्ट होल्स कम्स आउट विथ ग्रेटेस्ट फोर्स, ये बात आपका बिल्कुल सही है। P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। बात करें बी ऑप्शन की, वाटर फ्रॉम हाईएस्ट होल्स कम्स आउट विथ ग्रेटेस्ट फोर्स। बी दे रखा कि सबसे ऊपरी छिद्र से जल सबसे अधिक बल के साथ निकलता है। ये बात आपका बिल्कुल गलत है। देखिए जब आपने बॉटल में छिद्र किया है तो नीचे वाला हमने समझा, अब आपने सबसे ऊपरी छिद्र की बात की है, तो सबसे ऊपर वाले छिद्र से जल सबसे अधिक बल के साथ निकलेगा, ये गलत है। अगर आप बॉटल लिए, आप छिद्र करके वहाँ पे देखना, नीचे वाले में तो आप प्रेशर ज़्यादा है, फोर्स भी ज़्यादा, पानी ज़्यादा, तो वहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपरी छिद्र से जल सबसे अधिक बल के साथ नहीं निकलेगा, ये गलत है। सबसे ऊपरी छिद्र पर दाब सबसे कम होता है, राइट। तो अगर दाब कम होगा सो फोर्स कम, सो ये आपका बी गलत हो जाएगा। ओके, सी की बात करें, सी दे रखा वाटर फ्रॉम ऑल होल्स कम्स आउट विथ इक्वल फोर्स। देखिए यहाँ पे दे रखा कि सभी छिद्रों से जल समान बल के साथ निकलता है। ये तो आप इजीली समझ जाएंगे कि सभी छिद्र से जल समान बल के साथ नहीं निकलता है, दाब गहराई के साथ बदलता है। तो सी भी हमारा गलत हो जाएगा। डी दे रखा आपका वाटर फ्रॉम लोवेस्ट होल फॉल्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस।
यानी कि सबसे निचले छिद्र जो होते हैं, यहाँ पे दे रखा वाटर फ्रॉम लोवेस्ट होल फॉल्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि सबसे निचले छिद्र से जल अधिकतम दूरी पर गिरता है। यहाँ पे दे रखा मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब अधिकतम दूरी पर गिरता है। ये बात आपका सत्य है। उच्च निकास वेग और कम प्रारंभिक ऊंचाई अधिकतम क्षैतिज दूरी के लिए संयुक्त होती है। तो आपका हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन भी सही है कि जो आपका दे रखा है कि वाटर फ्रॉम लोवेस्ट होल्स फॉल्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस। ई दे रखा वाटर फ्रॉम हाईएस्ट होल फॉल्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दे रखा कि सबसे ऊपरी छिद्र से जल अधिकतम दूरी पर गिरता है, ये आपका गलत है। कम निकास वेग जो होता है वो कम क्षैतिज दूरी का परिणाम होता है, तो ई हमारा गलत है। एफ दे रखा वाटर फ्रॉम ऑल होल्स फॉल्स एट सेम डिस्टेंस, ये भी आपका गलत है कि सभी छिद्रों से जल समान दूरी पर गिरता है। नहीं, अलग अलग दाब और ऊंचाई अलग अलग दूरी का परिणाम होती है। तो यहाँ पे हमारा ए और डी सही था, मात्र डी हमारा सही था। ओके, और ए सही था, राइट। ए और डी सही था, बाकी सारा हमारा गलत था। चलिए ऑप्शन चेक करेंगे। ए और डी सेकेंड ऑप्शन में आपका दे रखा, सो सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स ऑन। ये आपके एनसीईआरटी से कम्बशन एंड फ्लेम वाला जो चैप्टर है वहीं से फिगर के माध्यम से वहाँ पे साफ साफ समझा रखा, वही चीज़ यहाँ पे उठा के पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। तो ये यहाँ पे पूछा गया है कि ज्वाला का रंग निर्भर करता है। सो मान लीजिए पहला दे रखा नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। ओके, ये बात आपका बिल्कुल सही है। मान लीजिए आप कुछ भी जला रहे हो, कोई भी सब्सटेंस जला रहे हो, तो उसमें विभिन्न पदार्थ में अलग अलग रासायनिक गुणधर्म होते हैं और कुछ तत्वों की उपस्थिति के कारण दहन होने पर अलग अलग रंग उत्सर्जित होते हैं। मान लीजिए आपने एक सब्सटेंस जलाया, ओके, आपने एक सब्सटेंस जलाया, अब आप दूसरा सब्सटेंस जला रहे हो, तो इस सब्सटेंस का जो रासायनिक गुणधर्म होगा वो इस सब्सटेंस से अलग होगा और उनके अलग अलग रंग भी उत्सर्जित होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ तत्व उपस्थित होते हैं उसमें, जिसके कारण जब वो जलते हैं तो उसमें अलग अलग रंग उत्सर्जित होते हैं, राइट। तो ए तो हमारा सही है। बी दे रखा ऑक्सीजन सप्लाई, यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति, ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। ये भी आपके ज्वाला के रंग को प्रभावित करते हैं। कैसे? तो मान लीजिए जो ऑक्सीजन की मात्रा है, ओके, तो सीमित ऑक्सीजन की आपूर्ति से एक पीली या फिर एक कालिक वाली ज्वाला का उत्पादन कर सकती है, जबकि पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति एक नीली ज्वाला का उत्पादन कर सकती है, राइट। सो ऑक्सीजन सप्लाई भी ज्वाला के रंग को प्रभावित करती है। सो बी भी हमारा सही। सो ए और बी तो हमारा सही है। सी चेक करेंगे। सी दे रखा टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। देखिए ये हम उतना नहीं कह सकते, ये ज्वाला के रंग का प्राथमिक कारक नहीं है। परिवेश का तापमान से रंग को प्रभावित करे, ये उतना हम सटीक नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम बात करें ऑक्सीजन की आपूर्ति की, तो ऑक्सीजन सांद्रता के साथ ज्वाला का रंग बदलता है। जलने वाले पदार्थ की प्रकृति की बात करें तो पदार्थ जलने पर अलग अलग ज्वाला रंग उत्पन्न करते हैं, बट टेम्परेचर की बात करें तो तापमान दहन प्रक्रिया को तो प्रभावित कर सकता है। तापमान जो होता है तो वहाँ पे जो आप जला रहे हो उस प्रक्रिया को तो प्रभावित कर सकता है तापमान, बट उसके रंग को प्रभावित करे ये हम नहीं कह सकते। ज्वाला के रंग का प्राथमिक कारक नहीं है। सो यहाँ पे ए और बी हमारा सही होगा। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए एंड बी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हम डिटेल में ये चैप्टर पढ़ेंगे कॉम्बशन एंड फ्लेम, तो वहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ से इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर बनता है पेट्रोलियम और कॉम्बशन एंड फ्लेम से। अगला क्वेश्चन दे रखा, सुनीता ड्रॉप्स अ पीस ऑफ मेटल इन अ बीकर ऑफ कोल्ड वाटर एंड नोट्स डाउन द ऑब्जर्वेशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट। सुनीता ने एक बीकर लिया कोल्ड वाटर का और उसमें पीस ऑफ पोटेशियम मेटल को डाला और उसके बाद उसने ऑब्जर्वेशन को नोट करा है। अब हमें यहाँ बताना है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट नहीं है। तो पहला दे रखा हाइड्रोजन गैस इज एवॉल्व्ड। एग्जैक्टली ये बात आपका बिल्कुल सही है। उसने पोटेशियम को डाला है वाटर में, तो हमें पता है कि जो पोटेशियम है आपके एनसीईआरटी में साफ साफ गिवन है कि पोटेशियम विग्रोसली रिएक्ट विथ वाटर, राइट। तो यहाँ पे पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और बना देगा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, राइट। पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस बना देगा, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होगा। अब ये यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन दे रहा है पॉप साउंड इज हर्ड। तो जब भी हाइड्रोजन गैस की बात हो तो समझ जाइए पॉप साउंड वहाँ पे निकलेगी। पॉप साउंड जब निकलती है तो वहाँ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पॉप साउंड मीन्स हाइड्रोजन गैस वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ओके।
थर्ड दे रखा, देखिए हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है और क्रिएट कर देता है पॉपिंग साउंड जब भी वो इग्नाइट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो सेकेंड ऑप्शन भी आपका सही है। थर्ड ऑप्शन को चेक करें, थर्ड ऑप्शन दे रखा पोटेशियम रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर। ये बात भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। पोटेशियम जो है वो वायलेंटली वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हाईली एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ द रिएक्शन होता है। तो अगर हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, आपके एग्जाम में अक्सर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन से क्वेश्चन बनते हैं। इस बार भी जुलाई में आपके 2 क्वेश्चन बने हैं यहाँ से। तो अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, वो होता है एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक में हीट को एब्जॉर्ब करती है। ओके, हीट को एब्जॉर्ब तो एंडोथर्मिक, हीट को रिलीज, एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो तो एक्सोथर्मिक। हम जब ये चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस में हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो एंडोथर्मिक हो गया। और रेस्पिरेशन जो हम सांस लेते हैं तो उसमें ग्लूकोज वगैरह ये ऐसे बनता है तो ये एक्सोथर्मिक है। फ्रीजिंग ऑफ आइस हो गया, ये अगर मान लीजिए आपने बर्फ़ को फ्रीज किया मतलब फ्रीजिंग ऑफ आइस हो गया, वो आपका एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। और बर्फ़ का जो पिघलना होता है वो आपका एंडोथर्मिक होता है। जो बर्फ़ आपका आइस जो है वो पिघल रहा है तो वो एंडोथर्मिक होता है। ओके, मतलब एंडोथर्मिक में हमने क्या समझा कि हीट को एब्जॉर्ब करता है और एक्सोथर्मिक में एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। सो फोर्थ ऑप्शन हम चेक करें तो फोर्थ ऑप्शन दे रखा इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। यही आपका आंसर गलत है और पूछा ही गलत है कि कौन सा नहीं होगा, तो यही सही हो जाएगा। अभी अभी हमने समझा कि एंडोथर्मिक जो होता है उसमें हीट एब्जॉर्ब करता है, राइट। और यहाँ पे दे रखा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात हुई तो एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। हमने अभी अभी समझा कि जो पोटेशियम है वो रिएक्ट करता है विग्रोसली विथ वाटर, तो वहाँ पे रिएक्शन जो होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक और विग्रस होता है, राइट। क्योंकि वहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा कि रिलीज होता है हीट, अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होता है वहाँ पे। तो हीट रिलीज हो रहा है, इट मीन्स वो एक्सोथर्मिक होगा ना कि एंडोथर्मिक। हीट अगर एब्जॉर्ब होता तो वो एंडोथर्मिक होता। तो यही हमारा सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, हम इसको एनसीईआरटी में डिटेल में समझेंगे। देखिए पोटेशियम को वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए उसको हम केरोसिन में डीप करके रखते हैं। चलिए उसको हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे। आई होप आप लोग समझ के होंगे। अगर रिएक्शन की बात करें तो पोटेशियम प्लस वाटर हमारा हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। यहाँ पे हीट रिलीज होगी तो इसलिए हीट रिलीज होगी, इट मीन्स ये एक्सोथर्मिक है। अगर हीट एब्जॉर्ब होता तो एंडोथर्मिक होता। ओके, हम डिटेल में चैप्टर करेंगे तो वहाँ समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग टेबल डिपिक्ट्स कलर चेंजेस इन एसिड एंड बेसिस व्हेन वेरियस इंडिकेटर्स आर एडेड। देखिए आपके एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर से क्वेश्चन बना है। साफ साफ वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका हूबहू ये क्वेश्चन उठा के दे दिया गया है। यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। चलिए इसको समझेंगे। आपके एनसीईआरटी में साफ साफ ये डिटेल में समझाया गया है। बात करें, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेबल दे रखा, उसमें हमें बताना है कि अगर हम वेरियस इंडिकेटर्स को ऐड करते हैं तो उस पर अगर एसिड डालते हैं और बेस डालते हैं तो उनमें कौन सा कलर चेंज होता है। सो चलिए चेक करेंगे। हमारा पहला इंडिकेटर दे रखा टर्मरिक यानी कि हल्दी। तो हल्दी पे अगर हम एसिड डालेंगे तो वो येलो कलर ही रहेगा, वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पे नो चेंज। अगर हम बेस की बात करें तो बेस में आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप हल्दी पे बेस डालते हो तो वहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे ए वाले में हमारा होगा रेडिश ब्राउन। ओके, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। रेडिश ब्राउन किसे कहते हैं? लाल भूरे रंग में बदल जाता है जब हम क्षारक डालते हैं। ओके, तो क्षारक में हल्दी लाल भूरे रंग में बदल जाता है और एसिड में हल्दी हल्दी ही येलो कलर का ही रहता है। बात करें चाइना रोज यानी इंडिकेटर का, तो चाइना रोज जिसको हम गुड़हल का फूल कहते हैं, आपके एनसीईआरटी में साफ साफ टेस्ट ट्यूब के माध्यम से उसका एक्सपेरिमेंट करके पिक्चर के माध्यम से समझाया गया है। सो अगर हम गुड़हल के फूल में अगर हम एसिड डालते हैं तो वो गहरे गुलाबी रंग में बदल जाता है यानी कि डार्क पिंक में। ओके, और अगर हम बेस डालते हैं तो गुड़हल का फूल जो है वो क्षारक में हरे रंग में बदल जाता है, तो यहाँ पे आपका ग्रीन कलर होगा। ओके, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। बात करें फिनोल्फथलीन की, तो फिनोल्फथलीन की बात करें तो
तो एसिड में फिनोल्फ्थलीन जो है वो कलरलेस रहता है, यानी कि रंगहीन रहता है, और बेस में वो गुलाबी रंग दे देता है। तो ये बात आपका हो गया, बेस में वो गुलाबी रंग का ही रहता है। एसिड में वो क्या करता है, एसिड में वो एसिड में वो रंगहीन रहता है, कलरलेस रहता है। ओके, बात करें मिथाइल ऑरेंज की, तो मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो एसिड में मिथाइल ऑरेंज लाल या नारंगी कलर दे देता है, यानी कि रेड या फिर ऑरेंज कलर दे देता है, और बेस में मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो पिंक या फिर आपका पीला रंग दे देता है। सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा ए होगा, देखिए ए अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शन में ए हमें रेडिश ब्राउन देखना है। सो पहले ऑप्शन में हमारा रेडिश ब्राउन दे रखा और थर्ड ऑप्शन में हमारा रेडिश ब्राउन दे रखा। ओके, अब हम चेक करेंगे बी। बी हमारा क्या था, देखिए बी चाइना रोज, तो एसिड में डार्क पिंक हो जाएगा और बेस में ग्रीन कलर, तो चाइना रोज हमारा ग्रीन। तो इसी से आप अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। पहले में आपका पिंक दे रखा, थर्ड में आपका ग्रीन दे रखा, थर्ड आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, रेडिश ब्राउन ग्रीन। फिनोल्फ्थलीन में एसिड, फिनोल्फ्थलीन की अगर हम बात करें तो एसिड में फिनोल्फ्थलीन जो है वो कलरलेस ही रहेगा और बेस में वो पिंक कलर। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो आपका एसिड में, अगर हम एसिड में बात करें तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज कलर दे देगा एसिड में, बट अगर हम बेस में बात करें तो वो पिंक कलर या फिर येलो कलर, तो यहाँ पे ऑरेंज हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मिथाइल की बात करें, देखिए मिथाइल ऑरेंज जो आपका पूछा था उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, एसिड में वो लाल कलर भी दे सकता है, रेड कलर भी दे सकता है और ऑरेंज कलर यानी कि नारंगी कलर भी दे सकता है, और बेस में वो पिंक कलर भी दे सकता है और येलो कलर भी दे सकता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दे रखा 2 स्पर्म्स ऑफ अ मैन फ्यूज विथ 2 एग्स ऑफ अ वुमेन, द ट्विन्स फॉर्म्ड आर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है 2 स्पर्म्स ऑफ अ मैन। ओके, 2 स्पर्म्स ऑफ अ मैन फ्यूज विथ 2 एग्स ऑफ ए वुमेन, मतलब साफ बात है कि फ्रेटर्नल की बात हो रही है, फ्रेटर्नल ट्विन्स की बात हो रही है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो ट्विन्स होते हैं वो या तो आइडेंटिकल होते हैं यानी कि मोनोजाइगोटिक होते हैं, या फिर फ्रेटर्नल होते हैं यानी कि डाइजाइगोटिक होते हैं। तो अगर हम आइडेंटिकल की बात करते हैं तो आइडेंटिकल जो ट्विन्स होते हैं तो उनकी अगर हम बात करें तो एक शुक्राणु के एक अंडे के साथ संलयन से बनते हैं, यानी कि वहाँ पे एक स्पर्म के एक एग के साथ ही वो संलयन से बनते हैं। फिर परिणामी युग्मजन जो होते हैं वो 2 भ्रूण में यानी कि 2 एम्ब्रियो में विभाजित हो जाते हैं। उसके बाद वे समान आनुवांशिक सामग्री साझा करते हैं और एक ही लिंग के होते हैं, वो होते हैं आपके आइडेंटिकल। लेकिन अगर हम फ्रेटर्नल की बात करें तो फ्रेटर्नल तब बनते हैं जब 2 अलग अलग शुक्राणु यानी कि 2 अलग अलग स्पर्म 2 अलग अलग अंडों को यानी कि 2 अलग अलग एग्स को निषेचित करते हैं यानी कि फर्टिलाइज करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2 आनुवांशिक रूप से अद्वितीय युग्मज होते हैं। यानी कि अद्वितीय युग्मज की बात करें तो अगर हम मतलब कि 2 जेनेटिकली यूनिक जाइगोट्स होते हैं, मतलब या तो हो सकते हैं आपके सिबलिंग्स, ओके, ठीक सामान्य बात की तरह हो सकते हैं यानी कि ऑर्डिनरी सिबलिंग्स की तरह हो सकते हैं, या फिर वो एक ही या फिर अलग अलग लिंग के हो सकते हैं, एक लिंग के भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग लिंग के भी हो सकते हैं। सो वो होते हैं आपके फ्रेटर्नल। तो यहाँ पे 2 स्पर्म की बात करी जा रही है, 2 एग्स। सिंपल सी बात है कि आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेटर्नल, क्योंकि यहाँ पे 2 स्पर्म्स ऑफ अ मैन फ्यूज विद 2 एग्स ऑफ ए वुमेन की बात हो रही है। सो जो ट्विन्स होंगे वो फ्रेटर्नल होंगे। राइट, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, अ क्लास 7 टीचर plans to identify alternate conception of students in the topic adaptations in plants and animals. Which of the following sets of strategies is best suited for this purpose? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा कि कक्षा 7 का एक शिक्षक है जो कि पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाता है। राइट, तो इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में हमें बताना है कि कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। चलिए ऑप्शन चेक करेंगे। अगर हम बात करें ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन की तो देखिए बच्चे जो होते हैं ना उनमें बहुत सारे अल्टरनेट कॉन्सेप्शन होते हैं, यानी अल्टरनेट कॉन्सेप्शन मीन्स की भ्रांतियाँ होती हैं, मिसकॉन्सेप्शन होते हैं। मतलब बच्चा जो भी ऑब्जर्व किया, मीन्स मान लीजिए पानी का रंग वो समझ लिया कि वाइट होता है, पिंक होता है, ब्राउन होता है, तो उसने एक अल्टरनेट
ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन बना ली अपने माइंड में, जो चीज़ें उसे दिखी है वो उसी को मान लिया है। तो हमें तो पता है कि साइंस में वाटर इज कलरलेस, तो उस केस में वो ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन बना लेता है बच्चा, तो बच्चे के माइंड में रहता है, वो स्टेबल होता है, वो जल्दी चेंज नहीं होता, तो वो जो भी देखते हैं वो मान लेते हैं। तो इस चीज़ को टीचर पहचानना चाहता है कि बच्चे के अंदर कौन कौन सी ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शंस है, कौन कौन सी भ्रांतियाँ हैं, तो इसके लिए वो रणनीति बनाता है। चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट सूटेड होगा। पहला दे रखा डायग्नोस्टिक क्वेश्चनियर, ये बात आपका बिल्कुल सही है। नैदानिक प्रश्नावली, देखिए अगर टीचर क्या करेगा, किसी विषय के बारे में छात्र के पूर्व मौजूदा विचार को जानने की कोशिश करेगा, उनकी गलतफहमियों को पता लगाने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए वो डिज़ाइन करेगा प्रश्न, लक्षित प्रश्न का एक समूह बनाएगा। तो ये आपका सही है। तो पहले टीचर क्या करेगा, क्वेश्चनियर मतलब डायग्नोस्टिक क्वेश्चनियर यानी नैदानिक प्रश्नावली करेगा, जिससे बच्चे की वो विचारों को जान सके, गलतफहमियों का पता लगाने के लिए प्रश्नों का एक समूह बनाएगा, फिर उसका निदान करने का कोशिश करेगा। बात करें इंटरव्यू की, तो साक्षात्कार ये भी एक हम कह सकते हैं। मान लीजिए एक एक या छोटे समूह में शिक्षक क्या करेगा, बच्चों को एक एक छोटे समूह में बैठाएगा और बच्चों के विचारों की गहराई से, मतलब बच्चे जो भी विचार अपने माइंड में रखेंगे उसके विचारों की गहराई से उतरने की कोशिश करेगा और उनकी तर्क शक्ति जो होगी उसको समझने की कोशिश करेगा। अब बात करें ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग्स को भी हम कह सकते हैं। देखिए साइंस में आपका ड्राइंग्स यानी चित्रांकन भी महत्वपूर्ण है। मान लीजिए दृश्य प्रतिनिधित्व जो छात्रों की जैविक अवधारणाएं होती हैं उनके बारे में विचार और गलतफहमी को प्रकट कर सकते हैं। आप बच्चे को चित्र बनाने के लिए कह दें तो जो भी उनकी जैविक अवधारणाएं हैं उस हिसाब से अगर वो चित्र बना करके वो लाते हैं, तो जो भी वो देखे रहेंगे अपने लाइफ में तो उससे रिलेटेड वो चित्र को बनाएंगे, जो भी उनकी जैविक अवधारणाएं रही है तो उस विचार को, उस गलतफहमी को प्रकट करेंगे उस चित्र में। तो इससे भी टीचर क्या करेगा कि उनकी वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान कर सकता है, राइट। अब हम आगे बात करें तो देखिए पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। और बात करें हम यहाँ पे चेकलिस्ट की, तो चेकलिस्ट आपका नहीं होगा यहाँ पे। जांच सूची, उसको तो अवलोकन वगैरह में रिकॉर्ड करने के लिए उपकरण, गहरी संज्ञानात्मक समझ को उजागर करने में ये कम प्रभावी है, ये सब अवलोकन के लिए है। चेकलिस्ट की बात करें तो ये अवलोकन के लिए, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्रोजेक्ट चेकलिस्ट ड्राइंग्स, तो ये नहीं होगा। ड्राइंग चेकलिस्ट इंटरव्यू, ये भी नहीं होगा। चेकलिस्ट आपका समझे जांच सूची जो होता है वो अवलोकन को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड करने के लिए एक उपकरण है, तो ये नहीं होगा हमारा। फोर्थ ऑप्शन अगर हम बात करें तो फोर्थ ऑप्शन हमारा दे रखा पोर्टफोलियो, ग्रुप डिस्कशन, डायग्नोस्टिक क्वेश्चनियर, राइट। तो डायग्नोस्टिक क्वेश्चनियर हमने समझा, ग्रुप डिस्कशन से भी देखिए यहाँ पे बच्चे जब ग्रुप डिस्कशन यानी समूह चर्चा करेंगे तो कई दृष्टिकोण की अनुमति देता है। हाँ, तो ये इससे क्या होगा कि जो बच्चे की जो व्यक्तिगत गलतफहमियां हैं, जो भी मतलब उनकी मिसकॉन्सेप्शन है, तो ग्रुप डिस्कशन से भी वो बाहर आ सकती है, राइट। टीचर ग्रुप डिस्कशन करा के भी वो चीज़ें पता लगा सकता है, उनकी ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन को पता लगा सकता है, तो ये भी आपका हो सकता है। पोर्टफोलियो क्या होता है कि पोर्टफोलियो में साल भर में जो भी रिकॉर्ड होते हैं, जो भी बच्चे से रिलेटेड रिकॉर्ड है वो सारे पोर्टफोलियो में होते हैं। तो पोर्टफोलियो में जो छात्रों का जो भी काम का संग्रह, समग्र मूल्यांकन के लिए जो भी उपयोगी है, ये सब पोर्टफोलियो में रहता है, राइट। तो इससे भी टीचर उसके बारे में पहले पिछले ज्ञान को पता लगा सकता है कि वो कैसा रहा है, कैसे क्या हुआ है, तो उसके बाद उसके ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन को जानने में मदद कर सकता है, मतलब उसकी भ्रांतियों को जानने की, बच्चा कैसे कैसे किस किस फेज से वहाँ पे पहुँचा है, तो इस चीज़ के बाद वो उसके ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन तक पहुँचने की कोशिश कर सकता है। बात करें डायग्नोस्टिक क्वेश्चन रहेगी, तो इसको हमने समझ लिया। यहाँ पे आपके सीटेट ने इसको भी आंसर बना है और इसको भी, पहले ऑप्शन को भी, तो यहाँ पे पहला और चौथा दोनों ऑफिशियल आंसर की में आंसर है। ओके, सो हम दोनों के साथ जाएंगे, बट एक्जैक्टली हम कहें तो पहला ऑप्शन आपका ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन है। ओके, सो आपके सीटेट में ऑफिशियल आंसर की में दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही माना गया है, तो हम दोनों ऑप्शन के साथ जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे यहाँ पे बेस्ट है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका बेस्ट ऑप्शन है। चलिए यहाँ पे पहला और चौथा आपका सही माना गया है। अगला क्वेश्चन अगेन साइंस पेडागोजी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलुस्ट्रेट साइंस एज इंक्वायरी, यानी कि यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा साइंस को इंक्वायरी यानी कि जांच के माध्यम को दर्शाता है। तो चलिए हम ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा लिस्ट 5 यूजेस ऑफ कोकोनट ट्री। देखिए आपको 5 थे कोकोनट ट्री का यूजेस बताना है, तो आप सिंपली बता दोगे। यहाँ पे आप कौन सा इंक्वायरी, कौन सा जांच कर रहे हो, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन दे रखा ऑब्जर्व द टाइप्स ऑफ वेनेशन,
इन वेरियस लीव्स। आपको सिर्फ यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, मतलब आपने जो देखा, ऑब्जर्व किया, जो आप भी देखेंगे उसके टाइप्स को आप बता देंगे यहाँ पे वेरियस लीव्स की, राइट। तो ये भी आपका नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई जांच नहीं करी, यहाँ पे सिर्फ आपने ऑब्जर्व करा है। ऑब्जर्वेशन में आपने सिर्फ देखा है, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपको दिख रही है, चल रही है, वो आपने बता दिया, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया, राइट। तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन दे रखा, क्लासीफाई द गिवन प्लांट्स इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ये भी सिंपली आपको क्लासीफाई करना है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ओके। फोर्थ ऑप्शन दे रखा, एक्सप्लोर फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ जर्मिनेशन इन ग्राम सीड्स। ये यहाँ पे आप इंक्वायरी करोगे, यहाँ पे आपकी एक्सप्लोर करने की बातें करी जा रही है, तो यहाँ पे आप फोर्थ ऑप्शन के साथ जाओगे। यहाँ पे साइंस एज इंक्वायरी के माध्यम से, मतलब कि यहाँ पे हमें बताना था कि कौन सा इलस्ट्रेट कर रहा है साइंस एज इंक्वायरी, यानी साइंस को जांच के माध्यम को कौन सा दर्शा रहा है। तो साइंस यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हो कि आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हो, एक्सप्लोर फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ जर्मिनेशन इन ग्राम सीड्स। तो यही फोर्थ ऑप्शन आपका बेस्ट आंसर है। तो फोर्थ ऑप्शन के साथ आप जाओगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट साइंस एज इंक्वायरी। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट और रीजन वाला क्वेश्चन तो हमेशा आपके सीटेट के एग्जाम में अब देखने को ही मिलता है। स्टेटमेंट 1 आपका दे रखा, फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जैक्टली बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो हमारा फोटोसिंथेसिस हमने अभी समझा था कि फोटोसिंथेसिस जो है उसमें हीट एब्जॉर्ब करता है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा सही है। स्टेटमेंट 2 दे रखा, स्टेटमेंट 2 में रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जैक्टली हमने समझा था, रेस्पिरेशन में जब हम सांस लेते हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे ग्लूकोज वगैरह जो भी फॉर्म होता है वहाँ पे फॉर्मेशन होता है, तो एक्सोथर्मिक है, राइट। वहाँ पे क्या होगा कि एक्सोथर्मिक में हमने अभी समझा कि फूड में जो ग्लूकोज हम देखते हैं, फूड में ग्लूकोज विखंडन वगैरह सब रेस्पिरेशन में आप देखेंगे, तो वहाँ पे हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होता है, एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक में हीट को एब्जॉर्ब करा जाता है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों आपका यहाँ पे सही है। सो आप किसके साथ जाओगे, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू। ओके, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सूटेड टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग। देखिए अगर हम बात करें इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग की, तो इंडक्टिव होता है जिसमें आप एग्जाम्पल टू रूल जाते हो। ओके, एग्जाम्पल टू रूल यानी कि उदाहरण से नियम की ओर, मतलब आपने पहले बच्चे को उदाहरण दिया फिर उसका नियम समझाया। आप मान लो कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हो तो आप पहले उसका उदाहरण दे रहे हो फिर नियम की तरफ जा रहे हो, वो होता है इंडक्टिव रीजनिंग। बट डिडक्टिव की बात करें तो डिडक्टिव में होता है रूल टू एग्जाम्पल, यानी कि मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स में कोई फॉर्मूला दिया और उसके बाद आप उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हो, तो रूल से एग्जाम्पल यानी नियम से उदाहरण की जो ओर जा रहे हो तो वो डिडक्टिव रीजनिंग हो जाता है, और एग्जाम्पल से नियम की तरफ जा रहे हो तो वो इंडक्टिव रीजनिंग हो जाता है। ओके, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। सो चलिए यहाँ पे दे रखा इंडक्टिव रीजनिंग की बात करी जा रही है कि कौन सा एक्टिविटी बेस्ट सूटेड होगा इंडक्टिव रीजनिंग को डेवलप करने के लिए। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा, वेरीफाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंटली। देखिए यहाँ पे आप एग्जाम्पल टू रूल कहाँ जा रहे हो, आप यहाँ पे डायरेक्ट रूल बता रहे हो, यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंटली, तो वहाँ पे जो रूल है जो नियम है उसी को आपने वेरीफाई कर दिया, एक्सपेरिमेंटली आपने दर्शा दिया, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। सेकेंड दे रखा, सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो बना है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, मतलब जो आपका बना है तो आप ऐसे सॉल्व कर दोगे डायरेक्टली नियम के थ्रू, राइट। यहाँ पे आप एग्जाम्पल नहीं दे रहे हो बच्चों को, पहले एग्जाम्पल से रूल की तरफ नहीं ले जा रहे हो, यहाँ पे डायरेक्ट ही आपको नियम बताना है, सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो सेकेंड ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन दे रखा, आस्किंग स्टूडेंट्स टू स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आप बच्चे से एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हो, आप बच्चे से कह रहे हो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में आप बताइए, तो ये भी आपका सही नहीं है। यहाँ पे आपको आप डायरेक्ट नियम की तरफ जा रहे हो। फोर्थ ऑप्शन दे रखा,
asking students to measure angle of reflection for various cases of angle of incidence in a plane mirror. Exactly, fourth option is correct answer. यहाँ पे आप बच्चे से कह रहे हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को वेरियस केस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस में प्लेन मिरर में यहाँ पे मेजर करना है, तो बच्चा यहाँ पे करके देख रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल उदाहरण दे रहे हो आप, एग्जाम्पल से उसके बाद आप ये जब करा लोगे, उसको आप समझा लोगे एग्जाम्पल के माध्यम से, तब आप उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सब नियम बताओगे। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका बेस्ट एग्जाम्पल है इंडक्टिव रीजनिंग का। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एटॉमिक नंबर ऑफ ए इज 13 एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ बी इज 17, द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम ए एंड बी कुड बी। देखिए सेम टू सेम जुलाई से पहले वाला जो आपका सीटेट का पेपर हुआ था, वहीं से वही उसी टाइप का क्वेश्चन उठा के पूछा गया है। एटॉमिक नंबर ए का दे रखा 13, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 2, 8 और 3, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 3, राइट। ए का आपका हो गया। अगर यहाँ पे दे रखा बी का 17, तो यहाँ पे देखिए ए वाले में तो आपका वैलेंसी 3 हो जाएगी, बी का दे रखा आपका 17, तो बी का होगा आपका 2, 8 और 7, राइट। तो यहाँ पे एक मिल जाए, अगर यहाँ पे एक मिल जाए तो पूरा हो जाएगा, तो ये पूरा कर लेगा, सो बी की वैलेंसी 1 हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 है, तो एक मिल जाएगा तो पूरा कर लेगा, तो इसकी वैलेंसी -1 होगी, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी बी की। ओके, तो इसको आप क्या करेंगे, ए और बी ऐसे लिखेंगे। ए का आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 3 है वैलेंसी ए का, तो ए के नीचे आप 3 लिखेंगे, और बी हमारा 7 यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी वैलेंसी 1 हो जाएगी, क्योंकि एक मिल जाए तो पूरा कर लेगा ये, सो बी की वैलेंसी 1 हो जाएगी, तो बी के नीचे आप 1 लिखोगे। अब आप क्या करोगे, आप इसको मैच कर दोगे, मतलब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फॉर्मूला बनाने में, तो यहाँ पे ए पर 1 चला जाएगा और बी पर आपका 3 चला जाएगा। ओके, सो ऐसे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया फॉर्मूला बनाने के लिए, तो यहाँ पे आप ए पर 1 आपका चला जाएगा और बी पर 3 चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा AB3। ओके, AB3, यानी कि ए पर 1 गया, बी पर 3, सो यहाँ पे ये हो जाएगा AB3। चलिए ऑप्शन चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा AB3। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। जब हम ये चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में आपको समझ आ जाएगा, अभी आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा दे रखा, अगेन आपका एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एसर्शन यानी कि अभिकथन दे रखा, इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर फॉर डाइल्यूटिंग द एसिड एंड नॉट वाइस वर्सा। एक्जैक्टली आपका एसर्शन बिल्कुल सही है। देखिए जल में आप जब थोड़ा थोड़ा एसिड डालते हैं, अगर हम डायरेक्ट डाल दिए तो हीट एकदम से प्रोड्यूस हो जाएगा, इसलिए जल में हम थोड़ा थोड़ा एसिड डालते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो हीट एकदम से प्रोड्यूस होगी, तो एनर्जी रिलीज होगी, तो हीट के फॉर्म में वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, तो वो रिएक्शन हमने समझा था क्या था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, राइट। तो ये आपका एसर्शन तो सही है। रीजन दे रखा, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज ए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्जैक्टली अभी अभी हमने समझा था कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वहाँ एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, राइट। अगर एक्सोथर्मिक की बात करें तो उसमें आपका फ्रीजिंग ऑफ आइस आ गया, कंबशन एंड सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस हो गया, तो ये सारे एग्जाम्पल जो थे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हैं, राइट। आपका फोटोसिंथेसिस जो है वो एंडोथर्मिक है, रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक है, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों को एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। बर्फ का पिघलना आपका एंडोथर्मिक होगा। अगर हम वो चैप्टर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ये सब हम पढ़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका ये 2021, 22, 23 से उठा के थोड़ा सा चेंज में पूछा गया है। क्वेश्चन सही है, आप लोगों को एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को ध्यान से करना है। ओके, तो यहाँ पे एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो एसर्शन की सही व्याख्या कर रहा है कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज ए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जैक्टली इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे दे रखा है, इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर फॉर डाइल्यूटिंग द एसिड एंड नॉट वाइस वर्सा। ओके, सो चलिए ऑप्शन हम चेक करेंगे। ऑप्शन दे रखा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए अगर हिंदी में हम समझे तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभिकथन दे रखा, यह अनुशंसित है कि अम्ल को यानी एसिड को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डाला जाना चाहिए, न कि अम्ल में डाला जाना चाहिए। सॉरी, देखिए अभिकथन दे रखा कि यह अनुशंसित है कि एसिड को तनु बनाने के लिए जल में एसिड डाला जाना चाहिए, न कि एसिड में जल डाला जाना चाहिए। एग्जैक्टली
एग्जैक्टली जल में हमको थोड़ा थोड़ा एसिड डालना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट डाल दिए एसिड में जल तो वहाँ पे हीट एकदम से जल्दी से प्रोड्यूस हो जाएगी। इसीलिए हमको क्या करना है, यहाँ पे जल में थोड़ा थोड़ा एसिड डालना है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी हीट के फॉर्म में। ओके, अगर आप डायरेक्ट एसिड में डायरेक्ट डाल दिए तो वहाँ बहुत तेज़ी से हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, ब्लास्ट हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और इसका रीज़न क्या दे रखा, अम्ल का मंदन यानी तनुकरण करना उच्च रूप से उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि वहाँ पे एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। इसलिए हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए, अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डालना चाहिए, ना कि अम्ल में जल को डालना चाहिए। ओके, सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, हमें जल में अम्ल को थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए। ओके, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे हीट एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, इसलिए ये चीज़ हमें ध्यान देना है। सो आपका एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एसर्शन की सही व्याख्या करता है। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 जो आपके पेपर में पूछा गया, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अल्टरनेट कॉन्सेप्शन इन साइंस। हमने कई बार अल्टरनेट कॉन्सेप्शन पे चर्चा कर लिया। अल्टरनेट कॉन्सेप्शन से एक क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में साइंस में जरूर देखने को मिलते हैं। सो यहाँ देखिए, बच्चा जो भी ऑब्जर्व किया, मीन्स पानी का रंग व्हाइट होता है, पिंक होता है, ब्राउन होता है, ग्रीन होता है, तो उसने एक अल्टरनेट कॉन्सेप्शन बना ली। जो भी चीज़ें उसने देखी, अब वो देखा है कि पानी का रंग व्हाइट होता है, अब ये क्या करेगा, साइंस के बुक में देखेगा कि लिखा है वाटर इज कलरलेस, राइट। तो अब उसके दिमाग में जो है वो भ्रांतियाँ बन गई, उसके दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन हो गया कि अब इस चीज़ को वो बैठा लेगा। तो उस केस में अल्टरनेट कॉन्सेप्शन जो है वो बच्चे के माइंड में रहता है, वो स्टेबल रहता है, उसको जल्दी चेंज नहीं हम कर पाते। जो भी वो देखता है वो मान लेता है, बुक में वो कुछ और देखेगा, बाहर वो कुछ और देखेगा, फिर वो जल्दी तैयार ही नहीं होता बुक की चीज़ें को देख के, मानता ही नहीं। वो देखा रहता है कि पानी का रंग व्हाइट होता है और बुक में तो लिखा है कि साइंस में कि वाटर इज कलरलेस, राइट। सो यहाँ पे आपको चलिए ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा सही नहीं है। पहला दे रखा, आइडियाज़ आर डेवलप्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेबल फीचर्स। ये बात आपका बिल्कुल सही है। आइडियाज़ जो डेवलप होते हैं बच्चों के दिमाग में, वो ऑब्जर्वेबल फीचर्स के माध्यम से, जो भी बच्चा ऑब्जर्व किया रहता है, जो भी वो दिख रहा होता है उसके सामने, जो भी चल रहा होता है उसी को ऑब्जर्व कर लेता है। ओके, सो ये आपका सही है। सेकेंड दे रखा, आइडियाज़ डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग। देखिए, अगर हम बात करें आइडियाज़ डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा यहाँ पे गलत है, तो यही आपका सही होगा। क्योंकि यहाँ पे आइडियाज़ जो है ना वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, यहाँ पे दे रखा डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट, आइडियाज़ जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग, उनके तर्क शक्ति को वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, जो भी वो अल्टरनेट कॉन्सेप्शन, जो भी आइडियाज़ उनके दिमाग में चल रहा होगा। ओके, सो सेकेंड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड दे रखा, आइडियाज और स्टेबल। एग्जैक्टली जो आइडियाज़ जो भी वो देखे रहते हैं बाहर ना, वो उनके दिमाग में स्टेबल हो जाती है, स्थिर हो जाती है, वो जल्दी परिवर्तन नहीं होती। इसलिए टीचर को उसका निदान करना होता है, नैदानिक परीक्षण करना होता है, उसका उपचार करना होता है, राइट। सो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बच्चा जो भी बुक में देखता है, बाहर देखा रहता है, तो जो बाहर वो देखा रहता है वो बुक की चीज़ों को मानने को तैयार ही नहीं होता जल्दी। तो यहाँ पे आइडियाज उनके स्टेबल होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका उनके अल्टरनेट कॉन्सेप्शन के माध्यम से सही है। फोर्थ दे रखा, आइडियाज आर रेजिस्टेंट टू चेंज। जी हाँ, आइडियाज जो होते हैं उसको चेंज करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि वो जो भी देखते हैं वो भी मान लेते हैं, तो उनको चेंज करना बहुत कठिन होता है। तो एक शिक्षक के लिए इसके लिए बहुत सारे अल्टरनेट कॉन्सेप्शन जो बच्चे के दिमाग में है उसको जानने के लिए एक प्रक्रिया तैयार करनी होती है, उनका निदान करना होता है, उनका उपचार करना होता है। सो यहाँ पे आपका जो गलत ऑप्शन है वो है सेकेंड, और यहाँ पे पूछा ही है कि कौन सा फीचर नहीं है अल्टरनेट कॉन्सेप्शन इन साइंस का, तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, जो उनके ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन होते हैं, जो आइडिया होते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उनके तर्क शक्ति को, उनके इफेक्ट ऑफ रीजनिंग को। देखिए यहाँ पे हिंदी में दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है। पहला दे रखा, विचार अलौकिकृत विशेषताओं से विकसित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बच्चा जो भी अपने वातावरण से ऑब्जर्व करता है उस विशेषताओं से उसके विचार जो होते हैं, उसकी जो भ्रांतियाँ होती है वो विकसित होती है। सो पहला ऑप्शन तो हमारा सही है। सेकेंड दे रखा, विचार कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये बात आपका गलत है, विचार जो है वो कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित करते हैं। ओके, सो सेकेंड ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पूछा ही है कि कौन सा नहीं होगा, तो यही नहीं होगा। थर्ड है, विचार स्थिर होते हैं, एग्जैक्टली स्थिर होते हैं, उनको चेंज करना बहुत कठिन होता है। फोर्थ है, विचार परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं, एग्जैक्टली परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं, बच्चे जल्दी मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनके दिमाग में अल्टरनेट कॉन्सेप्शंस जो भी आप बच्चे ऑब्जर्व किए रहते हैं, जो भी अपने वातावरण से देखे रहते हैं, उनके माइंड में वो स्टेबली बैठ जाता है। सो फोर्थ ऑप्शन भी आपका सही है, बट यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नहीं होगा, तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर।
ओके, ये था आपका पूरा जो जुलाई में सीटेट का एग्जाम हुआ उसका पूरा सॉल्यूशन हमने डिटेल में एनालाइज करते हुए पेपर को सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई हो और समझ में आई हो। सो मिलते हैं अपने साइंस के क्लास के साथ डेली शाम को 7 बजे। आपकी टॉपिक वाइज क्लास चलेगी, आप हमारे साथ जरूर जुड़े और साइंस में आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकेंगे अगर आप डेली हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।